Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about IUGR case and how to approach this case in exam. And we will take a history which was presented by Dr. Tahrim Hafiz. इन्होंने ये प्रॉपर केस प्रेजेंट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में. आज हम समरी से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री पे जो फीडबैक है, मैनेजमेंट पे जो फीडबैक है वो भी कर लेंगे साथ में. ठीक हो गया. आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो हम साथ के साथ लेते रहेंगे. इसके अलावा मैंने भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रिपेयर किए हुए हैं आईयूजीआर पे जो पॉसिबल हो सकते हैं वो भी देख लेंगे. चलिए डॉक्टर तहरीन, अब आप अपनी समरी बता दें आईयूजीआर की. जी. My patient 28 years, Gravera 2 para 1 with no miscarriage, previous SVD at 31 plus 2 weeks, presented for evaluation and control of raised blood pressure and decreased fetal growth. She had history of irregular antenatal visits and her blood pressure reading was raised in first trimester, but no further follow-up regarding her blood pressure was done. She has complained of decreased abdominal girth in 7th month of gestation with increased BP, and she was referred to Jinnah Hospital, Lahore for further follow-up. Now she is admitted in the Jinnah Hospital and on tablet Aldomate 500 milligrams 3 times a day, and she is asymptomatic right now and her blood pressure is controlled on this medication. On examination, she is a young lady of average build and height with the blood pressure of 130 by 90 millimeter of mercury. On abdominal examination, her symphysiofundal height is 28 centimeter, longitudinal like phallic presentation and liker on lesser side, with estimated fetal weight of 1.4 to 1.6 kilogram and fetal heart sound of 150 beats per minute. And her investigation? On investigation, her she had इसमें डॉक्टर हिदायत सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताऊं. पॉजिटिव फाइंडिंग. She has hemoglobin of 10 gram per deciliter, and on urine complete examination, urine albumin is 1 plus, and her on fetal her recent her umbilical artery Doppler shows raised ST ratio of 4, systolic to diastolic ratio of 4, and on recent obstetrical scan she has a growth lag of about 3 weeks from her gestational age, and liker AFI or 6 to 7. ठीक है. अच्छा, हिस्ट्री आपकी अच्छी थी, आपकी जो वॉइस है वो भी अप्रोप्रिएट है, सेंटेंसेस भी ठीक थे, कॉन्फिडेंस भी था हिस्ट्री सुनाते हुए, और मुझे लिटरली आई हैव टू लिसन इट ट्वाइस कि मैं इसमें से कोई छोटे मोटे कीड़े ढूंढूं जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे, बट फीडबैक के लिए मुझे फिर भी कुछ ना कुछ डालना था. दैट्स व्हाई. सो इट वाज अ वेरी गुड हिस्ट्री. कीप इट अप. एंड इट वाज योर फर्स्ट केस ना विद मी. इससे पहले आप साइलेंट रहते थे, लेकिन ये अच्छा था. अगर आप साइलेंटली ही काम कर रहे थे तो यू वर डूइंग वेल. कीप इट अप. थैंक यू. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो साथ के साथ ले लेंगे. एक बात मेरे जहन में अभी आई है, ये जो 3 वीक की डिस्पैरिटी होती है, इसको अगर आप क्वांटिफाई करें आईयूजीआर के लिए तो ये माइल्ड है या सेवियर है? ये तो माइल्ड आती है क्योंकि मिनिमम 3 वीक्स की होनी चाहिए, उसको फिर हम आईयूजीआर लेबल करते हैं. ठीक है, ये माइल्ड ही है. 2 वीक्स की डिस्पैरिटी माइल्ड होती है, 4 वीक्स या उससे ज़्यादा की डिस्पैरिटी जो होती है वो सेवियर होती है. ठीक है. और फंडल, आपका जो प्रॉब्लम था फंडल हाइट पे शुरू हुआ था ना, तो पेशेंट की फंडल हाइट 32 पे 28 आ रही थी. पेशेंट ने नोट किया, पेशेंट ने भी नोट किया, और आपने भी देखा कि ये 4 वीक की डिस्पैरिटी है. जी. अगर आपको मैं डोपलर या मैं आपको बायोमेट्री ना दूं तो फिर आप कहेंगे कि ये सेवियर आईयूजीआर है, 4 वीक की जो डिस्पैरिटी है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, मतलब ये क्वांटिफिकेशन जरूरी है ना, आपकी मैनेजमेंट इन्हीं चीजों से स्टार्ट होती है. दूसरा ये कि फंडल हाइट की सेंसिटिविटी क्या होती है एंड हाउ यू कैन इंप्रूव इट. ऑलमोस्ट 60% होती है की. हाँ, इन गुड हैंड्स. अगर आपने इसको सीरियल देख रहे हो तो अप टू 60% तक है. अगर सीरियल नहीं देख रहे तो वो भी हाफ हो जाती है, 30% हो जाती है. और ये पेशेंट का बीएमआई क्या था? 26. तो मतलब रीजनेबली बीएमआई भी ठीक है,
थोड़ा सा जी, ज्यादा है। कोई वो उसकी एवरेज बिल्ट एंड हाइट थी, कोई ठीक है, वो भी सही है, शॉर्ट मतलब स्टेचर भी नहीं ठीक है। हो गया ना, कोई आपने ओवर हाँ एस्टिमेशन जी। भी नहीं की कि वो ओबीज नहीं है। जी। तो इसलिए आपने 4 वीक की डिस्पेरिटी पे जिसने इसको ओपीडी में देखा तो उसके कान खड़े हो गए और उसने इवैल्यूएशन के लिए एडमिट कर लिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे तो इस पेशेंट की कोई सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन नहीं थी ना। नहीं, सिम्टोमेटिक नहीं है, सिम्टोमेटिक वो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन बीपी चेक हुआ और उस पर उसको मिथाइल डोपा शुरू फर्स्ट हो गया। ट्राइमेस्टर में हुआ था, उसकी रीडिंग, उसको एक्यूरेट रीडिंग नहीं पता, लेकिन हम्म। उसने फर्दर कोई फॉलो अप नहीं करवाया और ना ही कोई मेडिसिन उस वक्त उसको ऑफर की थी। उसके आपने बाद उसे फिर आपने उसे नेक्स्ट, पूछा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब उसका चेक हुआ था, कोई डॉक्यूमेंटेशन है उस चीज की, कितना बीपी था? नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, वो एग्जैक्ट रीडिंग उसको नहीं पता। उसने बस ऐसे ही जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं चेक करवाते हैं कि उन्होंने कहा था थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कोई ये नहीं पता कि कितना ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये पेशेंट में प्रायर कंसेप्शन भी आपने बोला हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम्स नहीं थे, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, इतनी हाँ ओबीज जी, भी नहीं फैमिली है, हिस्ट्री पिछला नहीं है। बच्चा भी ठीक था, अभी भी टिल 32 वीक्स अपार्ट फ्रॉम कि फंडल हाइट थोड़ी कम आ रही है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसे कहेंगे ये क्रॉनिक हाँ आईयूटीआर जी। हो सकती है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकती है। अब सिर्फ पेशेंट ने वर्बली बोला है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक हुआ था जो ज्यादा बताया था, जब ज्यादा हाँ बताया था जी। उस वक्त बीपी, उस वक्त कोई मेडिसिन नहीं दी? नहीं, उस वक्त कोई मेडिसिन ऑफर नहीं की, लेकिन पेशेंट के पास रिकॉर्ड भी नहीं है और उसने कोई रेगुलर बाद में भी फॉलो अप नहीं करवाया। तो आप इसको कैसे बताएंगी कि आपका प्रोविजनल में इसको आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन बताएंगी या इसको आप प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बताएंगी? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन तो है ही ये, लेकिन क्रोनिक इसलिए होगा क्योंकि जब पेशेंट, अब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले का भी रिकॉर्ड नहीं है, और अभी भी जो हमारे पेशेंट हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया, तो जो अगर एक दिन ज्यादा आई है तो उसका हम उस पे कहेंगे, क्योंकि जो पीए है जो उसमें 28 वीक्स पे तो आयुजिया नहीं हो सकता, मेरा हो ख्याल है। सकता है। क्रोनिक हाइपरटेंशन, पीआईएच में भी क्रोनिक आईयूटीआर हो हाइपरटेंशन में सकता ज्यादा है। चांस है। हाँ, ज़्यादा हाँ जी। चांसेस हैं, लेकिन जी। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि जेस्टेशनल डायबिटीज में एनॉमलीज नहीं हो सकती ना, जी। हमारा ये होता है, और वो किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अगर फर्स्ट टाइम शुगर लेवल ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, लेकिन अगर वो पीआईएच है तो वो हमें ज़रूर है कि 20 वीक के बाद होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। जी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों बिग मेजर डिजीज में ना, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से कॉम्प्लिकेट होती हैं या फर्स्ट टाइम नोटिस होती हैं। तो जो पूरी हिस्ट्री है उससे जो है आप इस किसी क्लू पे नहीं पहुंचने कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या जेस्टेशनल है, क्योंकि पेशेंट की हाँ जो जी। है एक हिस्ट्री है और कंफ्यूज क्रोनिक सी। हाइपरटेंशन अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी प्रेजेंट करे तो हम उसको कंफर्म आफ्टर प्रेगनेंसी ही कर सकते हैं, आफ्टर 6 वीक्स एग्जैक्टली। ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और तो उससे इफ आई पहले विल हम आस्क यू, एज्यूम कर सकते हैं। exactly, हाँ जी। if I will ask you being examiner, what is your provisional diagnosis, how you will label this type of hypertension, so what will be your answer in one line? My answer will be chronic hypertension until and unless proved otherwise, and it will be confirmed after 6 weeks of her pregnancy. And After postpartum six, then I will reevaluate her, and exactly, according to that, I will make the diagnosis. ठीक है, ऐसे ही जवाब देना है, ठीक है। आपने नहीं इसको हाँ बोलना जी। कि एग्जैक्टली कंफर्म करके ये जेस्टेशनल है या क्रॉनिक है। आपने हमें अब जी। इसको पेशेंट को जो कि पुअर एंटीनेटल विजिट्स के साथ आई है और हिस्ट्री भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपने 6 वीक्स पे ही लेबल करना है कि ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या जेस्टेशनल है। जी। आपने एक चीज़ मिस की है वैसे ना, अगर ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो जी। आप इसमें कुछ और बातें भी पूछ सकती थी डॉक्टर आपको। इरा, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? एक बिल्कुल सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछें। यही पूछना था, जैसे अभी आपने डायग्नोसिस पूछी कि तो हम इसकी डायग्नोसिस गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बनाएंगे इस वक्त, या मतलब लाइक हम यही बोलेंगे कि इट्स अ chronic IUGR with chronic hypertension until otherwise prove after the 6 week of postpartum, तो ये बोलेंगे? अभी तो इसको गेस्टेशन हाइपरटेंशन करके ही हम ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि हमें पिछला रिकॉर्ड नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन की रह चुकी है या नहीं रह चुकी, अभी हम इसको क्या कहेंगे? बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को देना चाहिए। आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे देंगे? अगर आप इसको ओवर एस्टिमेट करेंगे तब बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे या इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तब बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? मुझे ये बताएं। ओवर एस्टिमेट करने से ना, ओवर एस्टिमेट। तो हम इसको एज ए क्रॉनिक हाइपरटेंशन ही ट्रीट करेंगे अंटिल प्रूव अदरवाइज।
क्योंकि अगर हम ठीक इसको है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के तौर पर ट्रीट करते हैं तो वी मे मिस सर्टेन थिंग्स, इसमें जैसे एक जो जिस पे हम उसको डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं वो ये कि उसकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अकॉर्डिंग टू पेशेंट की रीडिंग रेज थी, अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड ना हो या वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट ही थर्ड ट्राइमेस्टर में कर रही है, फिर हम उसको एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसमें भी हम फॉलो अप 6 पे करके कंफर्म करेंगे उसे। एग्जैक्टली 32 पे आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका फॉल्ट नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका कसूर नहीं है, इसको आप पे जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको क्रॉनिक या बताएं कि ये जेस्टेशनल है। अब आपके पास एक ही कार्ड है और वो कार्ड ये है कि 6 वीक्स पे देखेंगे। राइट नो आपने क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन ट्रीट करना है, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हमने कंसिडर करना है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन नहीं है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, हम ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे ना तो वो पेशेंट के फायदे में ही है। जी हाँ जी। ठीक है, क्योंकि अगर PIH ट्रीट करेंगे तो जो परसेंटेज है और वैसे प्रीक्लेम्शिया में भी जाने उसकी की, एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है, अब तो हमने उसको मॉनिटर करना ही है, आईयूजीआर एज आईयूजीआर लेकर चलना है हमने उसे। एग्जैक्टली यू आर राइट। तो इन चीज़ों में बहस करने की जरूरत नहीं है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका आंसर था आप उसी पे रहेंगे, आपने 6 वीक्स पे ही लेबल करना है कि ये क्या थी। ठीक है, राइट नो आईयूजीआर है, हाइपरटेंशन है, ट्रीट करना है, मॉनिटर करना है, डिलीवर करना है। और अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, टाइम ऑफ डिलीवरी तो 37 के बाद ही है दोनों में, अंटिल अनलेस वो दरमियान में दोनों कोई का सेम है। कॉम्प्लिकेशन हाँ नहीं जी, होती। तो इट इज नॉट गोइंग टू अल्टर योर मैनेजमेंट वेदर इट इज क्रॉनिक मैनेजमेंट। हाँ जी, हाइपरटेंशन और इट इज जेस्टेशनल। अगर साथ में कोई प्रीक्लेम्शिया ऐड होता है तब मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, जी। तो अच्छा प्रीक्लेम्शिया डॉक्टर के हिना, लिए यहाँ आपने पे कुछ किया मैंने एक इसके? क्वेश्चन पूछना है। जी, प्री क्लैम्पिया उसका यूरिनल एल्ब्यूमिन 1+ है और वो अभी यानी कि 1 रीडिंग ही है यूरिनल एल्ब्यूमिन की, और आपने मुझे 24 आवर्स बताया नहीं यूरिनरी 24 प्रोटीन है। आवर कलेक्शन हुई नहीं हुई, वो नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अवेटेड है। तो आपको मेंशन तो करना चाहिए था ना, जी, समरी में करना चाहिए था। समरी में भी करना चाहिए था, पूछना भी चाहिए था कि 24 घंटे के लिए पेशाब जमा करने को दिया गया है या नहीं दिया गया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, यू मिस्ड इट। और अब फिर भी आप डॉक्टर हिदा, यहाँ पे मैंने एक हिस्ट्री से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि मेरा जो एग्जाम में केस था ना उसमें इस तरह था कि पेशेंट ग्रेविडा 3 थी और पैरा 2 प्रीवियस 2 उसकी जो उसने मुझे हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी थी, वो नॉन डायबिटिक थी लेकिन हाइपरटेंशन की हिस्ट्री वो देती कि सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि इन एवरी प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रेज ब्लड प्रेशर रहता था, और इन बिटवीन प्रेगनेंसी उसने चेक कर उसमें कभी भी रेज नहीं आया। तो मुझसे एग्जामिनर ने ये पूछा था कि आप इसको क्रोनिक हाइपरटेंशन कहेंगे या इसको PIH कहेंगे, क्योंकि उसकी इन बिटवीन वो हिस्ट्री दे रही है कि मेरा कभी भी ब्लड प्रेशर रेज नहीं आया। तो मैंने उसे क्रोनिक हाइपरटेंशन कहा था क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही दे रही है, यानी कि ठीक उसे है, कहा था यू फ्रॉम डिड वेल। स्टार्ट ऑफ माय प्रेगनेंसी वो एल्डोमेट पे आ जाती थी और इन बिटवीन प्रेगनेंसी वो बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और भी बोल सकते थे। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना प्रेगनेंसी की, तो वो तो फेवर करती है जी, हाइपोटेंशन हो। वो हाइपोटेंशन पे। हाँ हाँ, जी। अगर उसके बावजूद भी पेशेंट हाइपरटेंसिव है और एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है तो उसका मतलब ये है कि वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल जैगरन मत यूज किया करो बच्चों, बहुत यूज करते हो। मैं खुद भी यूज करती हूँ, आदत बनी हुई होती है हम लोगों की। लेकिन मैंने आपको लास्ट लाइव सेशन में बोला था कि कुछ एग्जामिनर होते हैं जो बाल की खाल उतार रहे होते हैं। तो अच्छी बात है, ये ड्रिल करने के लिए टाइम दिया हुआ है अल्लाह मियां ने, तो फिर इसमें अपने आप को एज ए जो है 100% ट्रेन करो कि कोई इफ एंड बट्स ही ना हो। अच्छा, दूसरा ये कि आपने अल्डोमेट भी यूज नहीं करना, आपने मिथाइल डोपा यूज करना। ठीक है। पोलिटिप्सिया, फेजिया, ये चीजें भी इंक्रीज थर्स्ट यूरिन से इनको रिप्लेस कर दो। समरी में आप यूज कर सकते हैं मेडिकल जैगरन, लेकिन वैसे मत करें। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। वेटिंग स्कैन। अच्छा, जो समरी के कंपोनेंट अगेन बता देती हूँ। समरी जब भी कहा जाए ना समराइज योर केस, तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट की एज बोलनी है, ग्रेविडा बोलनी है, पैरा बोलनी है, इस वक्त क्या जेस्टेशन है, मोड ऑफ डिलीवरी पिछला कितना था, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने हैं, उसमें LMP ED ऐड करने की जरूरत नहीं है, बाय वीक्स बनती है या बाय डेट्स ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, क्योंकि मोड ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट होता है ना, OPD या ER से आई है, जी। ठीक है, और किस लिए आई है चीफ कंप्लेंट बता दें। और फिर HOPI में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डालेंगे,
जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉजिटिव पॉइंट है वो डालेंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव पॉइंट है वो डालेंगे, और जो डिटेल में बताना है वो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, यूजुअली इन्वेस्टिगेशन पे कुछ खास मिलता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर यही बोलते हैं कि वो ग्रोथ स्कैन मांगे तो लेटर ऑन, डॉपलर मांगे तो लेटर ऑन। तो यूजुअली अब इन्वेस्टिगेशन आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, आप ऐड ही नहीं करते, लेकिन समटाइम एग्जामिनर दे भी देते हैं, तो फिर आप मिस कर देते हो समरी में। ठीक है, लाइक ये कि अगर आप मुझे दे रहे हो केस में बता दिया मैंने डॉपलर इसका ज़्यादा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बता दिया है तो फिर आप पे वाजिब है वो बाद समरी में में। बताते हैं मैनेजमेंट से पहले। लेकिन अगर बता दें तो फिर आपने ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपने मुझे भेजे थे। हाँ, एग्जामिनेशन का भी पॉजिटिव फाइंडिंग बताएंगे जैसे ओबीज है, इसमें? लाइक ठीक है, ठीक। और जेबीपी फंडल ज्यादा आ हाइट, रही है, जैसे रेडियो फंडल हाइट कम थी, फंडल जैसे हाइट। फंडल हाइट थी कम। देखना, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर टाइम अच्छा मैनेज किया हुआ ना तो फिर पीए पूरा बताओ कि जैसे आप बताते हो फंडल हाइट ये है, लाइकर ये है, एस्टिमेटेड बेटल वेट ये है, बेटल हार्ट रेट ये है, स्टार टेंडरनेस अगर हुई है टेस्ट पहले तो नेगेटिव है, वो डिटेल तसल्ली से बताएं हमेशा, गायनी के केस में भी और ओब्स के केस में भी। ठीक है, ये इनके केस की ही चीज़ें हैं, एक दफ़ा पढ़ लें ताकि हम इसको डिस्कस कर लें। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस 27 आ रहा है, बीपीडी 30 वीक्स की आ रही है, तो क्या इससे क्या साबित होता है डॉक्टर तहरीम? ये आपके पेशेंट का आईयूजीआर जो है ये वो एसिमेट्रिकल आईयूजीआर है, ब्रेन्स पे अच्छा, इफेक्ट होता है। एसिमेट्रिकल आईयूजीआर कितने % होता है? 80% तक होता है, मैंने पढ़ा था आज ही, मुझे पहले भी नहीं पता था। ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता है, और एसिमेट्रिकल ज़्यादा खराब होता है या सिमेट्रिकल ज़्यादा खराब होता है? सिमेट्रिकल ज्यादा खराब होता है। एसिमेट्रिकल को के एक्सट्रिंसिक आईयूजीआर भी बोलते हैं, सॉरी इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है, जैसे कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, ट्रांस इन्फेक्शन, प्लेसेंटा की वजह से जो होता है उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बोला एसडी रेशियो 4 है और ये रेज है, आपको लगता है ये रेज है? 28 वीक्स पे 4 होती है, और वैसे पेशेंट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन 32 पे बन रही है, तो उस पे 3.5 तक नॉर्मल होती है, मतलब थोड़ी सी तो ज्यादा इसलिए हाँ जी। और लाइकर भी चूंकि लेसर साइड पे है तो इसलिए ओलिगोहाइड्रोनियाज है। ठीक है, तो अगर लाइकर भी कम है, एसडी रेशियो भी ज्यादा है, तो आप इसको आईयूजीआर या एफजीआर लेबल करेंगे या एसजीए लेबल करेंगे? इसको आईयूजीआर, क्योंकि क्यों? स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज की और भी उसमें स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज में लाइकर नॉर्मल भी हो सकता है, उसकी और भी कॉज हो सकती है। इसमें जो कॉज है वो प्लेसेंटल है, वो उसकी प्रिवेंशन हमने जो कॉल निकाली है। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बाकी सारे मतलब हमने रूल आउट किए हैं, उसका शॉर्ट स्टेचर, एथनिसिटी, न्यूट्रिशनल जब डेफिशिएंसी। डोपलर खराब आ जाए ना तो वो आईयूजीआर ही होता है जी। एसजीए तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, उसमें डोपलर खराब नहीं होता, मतलब पैथोलॉजी नहीं होती ना। हाँ जी। और इसकी न्यू टर्म क्या है? आईयूजीआर को रिप्लेस किससे किया है? एफजीआर से। एफजीआर से। ठीक हो गया? ठीक है। लेकिन डॉक्टर हेरा, हम्म, मैं पूछूं? हाँ, तो अभी इसको यहाँ पे अगर इसका डॉपलर नॉर्मल आ रहा है, लाइकर कम है और कॉन्स्टिट्यूशन और फंडल हाइट भी कम है, तो फिर अभी इसको हम क्या बोलेंगे? एफजीआर बोलेंगे या एसजीए बोलेंगे एग्जाम में इस वक्त? अभी डॉपलर नहीं मिला। अगर आपको लगता है क्लिनिकली लाइकर कम है तो आप इसको एफजीआर बोल सकते हैं। अगर आपको लाइकर ठीक लगता है, आपको लगता है कि हाइट छोटी है, बता रही है कि फादर की हाइट भी छोटी है, कोई और प्रॉब्लम नहीं मिलती और हाइपरटेंशन भी नहीं मिलती, फिर आप बोलोगे एसजीए। जब हाइपरटेंशन मिल गई है और साथ में लाइकर भी कम है और जो एस्टिमेटेड फेटल वेट है वो भी कम है थोड़ा सा, तो इट्स मीन कि यू कैन सेफली से इट इज एफजीआर अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर मिल जाए तो आप कहेंगे नो इट इज कंफर्म्ड। पॉसिबिलिटी ऑफ एफजीआर, अपने वर्ड्स को सेफ रखें, कंफर्म तभी करें जब डॉक्टर मिले। कंफर्म ऑन डॉपलर। और वैसे भी आईयूजीआर को हम कहेंगे भी तभी जब हमें डॉपलर मिल जाएगा और प्रीवियस स्कैन्स भी मिलेंगे, उनसे कंपेयर करके फिर ही हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बाकी जो आपके जो मेरी जो फीडबैक है ये कि मेडिकल डायग्राम यूज़ मत करें। हाइपरटेंशन अगर आप पेशेंट कह रही है कि शुरू से ही है तो फिर डीडी ऑफ हाइपरटेंशन तो बोलनी थी ना, वो आपने मिस कर दी। फिर हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन भी मिस कर दी। फिर एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है फंडोस्कोपी,
जो कि इस सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकती है। ये असल में डॉक्टर हीरा मुझे इसमें कंफ्यूजन थी कि अभी यानी लास्ट प्रेगनेंसी से उसका 3 इयर्स का डिफरेंस है, तो उसमें फिर हम सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन वाली, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो फिर हम उसकी सारी करवाएंगे, वो वाली फंडोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी, ये सारी चेक करेंगे, नेफ्रोपैथी चेक करेंगे, ये सारा कुछ हम उसमें ऐड करेंगे, या उसकी हिस्ट्री पे अगर हमें कोई ऐसी चीज मिलती है, और वैसे तो हम कहते हैं ना कि 5 to 10 years डेवलप होने लगता है, इसमें ड्यूरेशन इतना होना चाहिए ठीक है अगर ना। कोई जब क्रोनिक मेडिकल एग्जामिनर है। पूछे फेंडोस्कोपी क्यों नहीं कराई तो आप बता दें इसलिए नहीं कराई कि मैडम इसका तो ऑनसेट ही फर्स्ट टाइम ही इसने इस दफा ली है इस प्रेगनेंसी में, ये कौन सा मोर देन 5 ईयर वाली है, इसलिए कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, मैंने नहीं करवाई। और अगर करवानी भी है तो आई विल रेफर हर टू फिजिशियन, ही विल, इफ ही विल एडवाइज आई विल गो। ठीक है, तो फिर इस तरह दो बहाने कर लेना, फंस जाओ ना। अगर आप बोले नहीं, करानी चाहिए थी वो तो चले ठीक है, हाँ। लेकिन पता होना चाहिए ना हमने क्या वो करवानी है या नहीं करवानी। देखो जो आपके जो प्लस पॉइंट्स है ना वो ज्यादा वैलिड है, उस पर नहीं करवानी, क्योंकि ड्यूरेशन भी उसको जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, और साथ में आप ऐड कर दें इफ फिजिशियन या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विल सजेस्ट इवन देन, तो आई विल गो आफ्टर देयर रिकमेंडेशन। ठीक है। अच्छा, बाकी मोड ऑफ डिलीवरी कंट्रोवर्शियल लगा है मुझे थोड़ा सा, आपको नहीं लगा? मैंने इंडक्शन ऑफ लेबर कहा था, अगर सब कुछ ठीक रहे तो, और ये डिपेंड करेगा मोड ऑफ डिलीवरी उस टाइम पे कि वो किस टाइम पे उसका डिलीवर हो रहा है। अगर तो 37 तक है, लेकिन अगर 37 से पहले उसका एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, तो फिर तो हमें उससे पहले ही प्लान करना पड़ेगा, और उस सूरत में हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ेगा। ठीक है, सही है। लेकिन अगर वो 37 तक जाता है और उसका सब कुछ ठीक रहता है, फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली उस मैं खुद वक्त भी उसकी इंडक्शन कर कंडीशन, देती हूँ। पेशेंट की मेटल जो उसकी मेडिकल कंडीशन है, हाँ जी, और फीटस की कंडीशन, क्योंकि हमने कभी भी इंडक्शन करने उससे पहले अगर सीटीजी खराब आ गई है तो हमारा वहीं पे मोड ऑफ डिलीवरी चेंज है। ठीक होगी, मतलब यू वांट टू से अगर लाइकर ठीक रहता है, सिर्फ डोपलर ही माइल्डली डिरेंज है। हाँ जी, लाइकर ठीक रहता है, फीटो हाँ तो मैं हाँ एग्जैक्टली, तो मैं प्रॉपर प्री रेजुकेट पूरे करके इंडक्शन करूंगी, फिर भी 1-to-1 केयर दूंगी, कंटिन्यूस सीटीजी करूंगी, और जैसा कि आपने बोला कि इमरजेंसी सेक्शन और ओटी इन हैंड रखूंगी। ठीक है, सही है। एग्जामिनर ने यही सुनना होता है, आपने यही बोलना होता है, परेशान नहीं होना इसमें। 24 आवर यूरिन कलेक्शन करवा आपने पूछा नहीं, लेकिन हाँ इसकी जी, नहीं मैंने नहीं पूछा, अपडेट्स ये मैं मिस कर दिया है। रीसेंट अपडेट्स किए हैं 24 आवर। अब ये नहीं करवाना होता, अब इसके डॉक्टर ये बोले कि जब इंडक्शन देंगे, जब इंडक्शन देंगे तो थिएटर वालों को ऑन कॉल उनको इन्फॉर्म करेंगे एनेस्थेटिस्ट को, और बिल्कुल प्रॉपर इमरजेंसी बैकअप रखना है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, आपने जब भी नॉर्मल लेबर देखनी है तो आप किसी ऐसी जगह पे ना उसको किसी पेशेंट को डिलीवर करें जहां बैकअप प्लान ना हो। ठीक है, तो हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। अगर आप लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी कहीं करते हो या बाद में कभी करना चाहो, तो कभी भी बैकअप के बगैर जो है इवन एक सिंपल लुकिंग नॉर्मल डिलीवरी भी मत करें, सेफ साइड पे। आप लोगों की भी एक लिस्ट ऑफ हिस्ट्रीज होगी ना, स्टोरीज होंगी ना, ट्रेनिंग में हर चीज ठीक थी और पेशेंट ऐसे गया ऊपर, है ना। तो मेरे पास भी 10 केसेस ऐसे हैं और मैं बहुत डर गई हूँ। तो मैं हमेशा बैकअप प्लान रखती हूँ, चाहे एवरीथिंग इज गुड, मैं फिर भी क्लास मैच कराती हूँ ब्लड। ठीक है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर हीरा, ये 24 यूरिनरी प्रोटीन के अब न्यू रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपने प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो करवाना है या एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, तो लेकिन हम वार्ड में अभी तक 24 यूरिनरी कलेक्शन ही करवाते हैं, तो हम उनको ये मेंशन कर देंगे ना कि आइडियली ये है और हम ये करवाते हैं। आप उनको बता दें कि मैंने 24 आवर करवानी है, एग्जामिनर पूछे कि क्यों करवाना, मतलब कोई चेंज हुआ है तो फिर बता दें कि हाँ चेंज तो हुआ है लेकिन अभी तक हम यही करा रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एग्जामिनर को पूछने में बताएं, अपना नॉलेज, अपनी चीजें वॉलंटियर मत करें, वो फिर अच्छा मतलब सेफ रहते हैं ना, आप कम बोलते हैं तो। ठीक है, नहीं फिर मतलब, लेकिन अब जैसे अब गाइडलाइंस इसकी न्यू आ गई हैं, उसमें तो यही है ना, अब इसको 24 आवर को उन्होंने ओमिट किया है कि नहीं, इसकी ये नहीं करवाना, तो फिर अब हम न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों ओमिट किया है, वजह क्या है? ये तो मुझे नहीं पता क्यों किया, पता होना चाहिए। ऑप्शन डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग है ना।
एक तो टाइम कंज्यूमिंग वो ठीक है, और दूसरा उन्होंने एक फर्दर आपको एक और ऑप्शन दे दिया कि आपने ये करना है, तो फिर हम वो बताएंगे या हम जो करते हैं वो बताएंगे? पेशेंट यूजुअली एम्बेरेस्ड होते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल बार-बार। एग्जैक्टली, कंप्लीटनेस ऑफ सैंपल बहुत जरूरी है डायग्नोसिस के लिए, जो कि ना सेक्रीफाइस होता है 24 आवर में, और बाकी पेशेंट के लिए एम्बेरेसिंग भी है, कंबरसम भी है, ठीक है, और लैब वालों के लिए मुश्किल है। तो अगर आप कहीं ऐसे काम करते हो जहाँ ये नहीं होता तो मत करो। मीन्स आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेंटर्स पर रेजिडेंसी कर रहे हैं, अच्छी जगहों पे कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं करते, वो बाकी रेशियो कराते हैं। तो आप बोल दो आई एम वर्किंग इन दिस सेटअप एंड वी यूज्ड टू डू दिस। एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहना, आपने अपना तरीका बताना है। हमेशा याद रखें, जो काम कर रहे हो उसकी जस्टिफिकेशन दे दो। एग्जामिनर पूछे कि व्हाट इज आइडियल, तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है, आइडियल तो आना ही आना, और जो काम कर रहे हो उसकी जस्टिफिकेशन। क्योंकि ये जो लॉन्ग केसेस है ना, इसमें हर पेशेंट इंडिविजुअल होता है, आपने उसका इंडिविजुअल प्लान करना होता है, अपनी गाइडलाइन नहीं सुनानी होती। इस पेशेंट में तो सिर्फ हमारा डायग्नोसिस ही कंफर्म नहीं है, साथ में एनीमिया भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना तो हम प्रॉपर क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाली गाइडलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ना प्रीक्लेम्शिया वाली, ना पीएच वाली। साथ में ये पेशेंट अगर दूर से आई है, इसमें एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं, तो और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो हमने इसको इंडिविजुअलाइज प्लान देना है। ये यूनिक है सीपीएसपी के एग्जाम्स के लिए, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिनको ये आर्ट आ जाता है ना अपने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना, वो जल्दी पास हो जाते हैं। तो आपने जो है 24 आवर मिस की है। अगर मिस नहीं भी की, नहीं करते तो फिर जो भी करते हो वो भी मिस किया है। इसकी प्रोटीन क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए थी। अगर पेशेंट को बहुत सवेयर आ गया ना, जैसे कि +3 आ गया, तब एसीआर करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उस पर ही आप कह दो कि मेरा डायग्नोसिस तो कंफर्म हो गया है ना। आर यू विद मी, गेटिंग दैट पॉइंट? अगर पेशेंट 4 वीक्स डिस्पेरिटी के साथ, रेज ब्लड प्रेशर के साथ, एडिमा के साथ, ठीक है, हेडेक के साथ आ गई है और +3 यूरिन है, तब भी क्या क्वांटिफिकेशन कराओगे? होनी तो नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाएंगे? फिर प्रीक्लैम्सिया में तो ये फॉल कर रहा है अभी भी। हाँ ना, तो आपका तो डायग्नोसिस बन गया ना, +3 पे ही बन गया, सिम्टोमेटिक है बन गया, तो क्वांटिफिकेशन से क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिफाई करवा भी लोगे तो। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आ जाए ना, जैसे 5 ग्राम, तो फिर एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करना लेकिन हाँ डॉक्टर है ना, यही के प्रोफाइलेक्टिकली एंटीकोगुलेंट के लिए तो हमें चाहिए इसकी एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन कि वो नेफ्रोटिक रेंज में है, हमने उसको देना है प्रोफाइलेक्टिक। कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एग्जामिनर कहते हैं कि जरूरत नहीं है करवाने की, क्योंकि डायग्नोसिस कंप्लीट है ना, +3 मतलब सेवियर, और +3 से मुराद क्या है? 300 to 1000 मिलीग्राम पर डेसिलीटर ना, यही होता है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रेंज में, जो कि मुझे अपडेट मिली है ना, मैं वो यही है कि अगर +3 में 3 ग्राम नहीं होता। हाँ, ये ऐसे ही मेरा भी यही ख्याल है, +300 मिलीग्राम है और +2000 है और +3 is 3000। मैंने काफ़ी सर्च किया है इसको ना, जो 2-3 डिस्पेरिटी थी वो यही थी कि +1 से मुराद है कि पेशेंट जो है 24 आवर के इक्विवेलेंट जो है वो अप टू 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है, कुछ कहीं लिखा हुआ है 500, ठीक है। और +2 वो कहते हैं 300 मिलीग्राम देखा था। 300 से ज्यादा हो ना, 300 से ज्यादा हो। नहीं, देखो लॉजिकली देखो, अगर ट्रेस आ गया ना, ट्रेस अगर आ गया है ना, यूटीआई रूल आउट हो गई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अप टू 30 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो सकता है 24 आवर की क्वांटिफिकेशन पे। बट अगर +1 आ गया है ना, तो ये 30 to 100 मिलीग्राम होगा अगर 24 आवर पे देखो। +2 आ गया तो वो 100 से अप टू 500 तक अप्रॉक्सीमेटली होता है, और सिमिलरली आगे चला जाता है। लेकिन ये इसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं डिफरेंट रेफरेंसेस के साथ, ये आप लोगों को पता है। मैं तो मुझे बहुत डिफरेंस रेफरेंसेस मिले हैं, लेकिन फिर भी कोई वैलिड मिल जाए तो टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा, मैंने तो शेयर कर दिया था। शाजिया खटक में शायद ये ना वैल्यूज लिखी नहीं है, तो अगर मुझे मिले तो मैं जरूर शेयर कर दूंगी। नहीं, वो मैंने पढ़ी है, बट शाजिया खटक में तो और प्रॉब्लम्स भी है ना काफ़ी। वो बुक अच्छी है, उनकी पर्सनल बुक है ना, रेफरेंस तो नहीं है ना साथ में। नहीं, ठीक है, बट जो भी है, अगर आप क्वांटिफिकेशन +3 पे भी करा रहे हो तो यू आर सेफ इन दैट साइड,
कि आप ने एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करवानी है, बहुत ज़्यादा सवेयर प्रोटीन्स आ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो आप LFTs एक्सटेंडेड करा सकते हो, मतलब उसमें सीरम एल्ब्यूमिन भी करा सकते हो, ठीक है, और साथ में एंटीकोगुलेशन मिल जाएगी। तो इट्स बेटर, यू कैन जस्टिफाई बेटर कि आपने +3 पे भी अगर क्वांटिफिकेशन करा रहे हो ना, रेशियो करा रहे हो, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। डॉक्टर इरा ये पूछना है कि डिपस्टिक एडमिटेड पेशेंट का वो किस तरह कराते हैं, डेली कराना है या सुबह शाम या? अच्छा, ये जो डेली डिपस्टिक वाली बात है ना, ये समझिए CPSP की गाइडलाइन है, यहाँ कराते होते हैं इवन आफ्टर क्वांटिफिकेशन, और गाइडलाइन कहती है वंस क्वांटिफिकेशन डन डोंट रिपीट इट, यही है ना जी। हाँ यस, और अगर कोई न्यू सिम्टम्स आए या डेवलप हो तो फिर आप रिपीट करवाएं, वरना ना करवाएं एग्जैक्टली। अगर एक दफा क्वांटिफिकेशन हो गई है। आप बोल दो कि हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल ये है कि हम डेली करा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वी कैन कोरिलेट कि अगर पेशेंट का +1 +2 आ रहा है और अगले दिन सिम्टोमेटिक भी हो रही है और +3 पे आ रही है, तो वी कैन डिसाइड टाइम ऑफ डिलीवरी, इसलिए हम कराते हैं। अगर सेवेरिटी ज्यादा हो रही है प्रोटीन यूरिया की, तो वो डेली पर ज्यादा हो रही होती है ना, हम इसलिए करा रहे होते हैं ना डॉक्टर डेली। इरा, इस चीज को दोबारा रिपीट करेंगे आप? देखिए गाइडलाइन बोलती है वंस क्वांटिफिकेशन डन डोंट रिपीट, बट हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम फिर भी रिपीट कराते हैं, और हम इसलिए रिपीट कराते हैं कि हमारे पास ये होती है कि अगर हम एक पेशेंट जो कि हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्लान दे दिया है इसको हमने, अगर उसका यूरिन एल्ब्यूमिन +1 +2 तक आ रहा है तो ठीक जा रहा है, बट अगर वो +3 +4 पे जा रही है तो वो ठीक नहीं आ रहा, ठीक है, ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। डेली डिपस्टिक कराना आफ्टर डायग्नोसिस एक प्रोग्नोसिस के साथ हम कोरिलेट करते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन यूरिया सेवेयर हो रहा है तो इट्स मीन साथ में हम कोरिलेट करेंगे क्लिनिकल फीचर, IUGR है, हेडेक की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कितना एडिमा है, अगर ये सब चीज़ें जा रही हैं सेवेयर प्रीक्लेम्सिया की तरफ जा रही है ना, फिर हमारा जो टाइम ऑफ डिलीवरी है वो हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम डेली डिपस्टिक करा रहे होते हैं एज अ प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर हीरा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक दफा क्वांटिफिकेशन के बाद हम नहीं करवा रहे, अगर कोई पेशेंट डेवलप करती है फर्दर हेडेक सिम्टम उस वक्त हम दोबारा करवाएंगे, मतलब कि आपकी गाइडलाइन की भी बात हो जाए और साथ आप ये कहते हैं कि न्यू सिम्टम डेवलप, तो फिर गाइडलाइन तो यही कहती है कि अगर फिर कोई न्यू सिम्टम आए तब आप करवाएं रिपीट, जी वरना ना कराएं। हाँ बिल्कुल, ये ग्रे एरिया है ना, मैं आपको बोल दिया गाइडलाइन तो बोलती नहीं कराओ, आगे ग्रे एरिया है, आगे करना है तो बोल दो कि एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, आगे नहीं करना तो बोल दो कि जब क्लिनिकल प्रॉब्लम भी होंगी तो फिर साथ में डिपस्टिक तब शुरू करा लेंगे। डॉक्टर है ना, हमारे यूनिट में तो हमें ये कहा जाता है कि प्रीक्लेम्सिया जो है वो घंटों की गेम्स है, मतलब आप पेशेंट आपका वर्स हो जाए बैठे बैठे भी वो क्लम्प्टिक हो सकता है, तो इसलिए भी डेली हम करवाते हैं प्रोटीन यूरिया उसका डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। नहीं, हमारे प्रोफेसर कहते हैं अगर पेशेंट को प्री क्लम्शिया हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसको क्लम्शिया हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका निकम्मापन है। आप टाइम पे डोपरिन स्टार्ट कराओ, आप जब भी सिम्टम्स डेवलप हो मैक्सल्फेट दो, आप यू कैन प्रिवेंट इक्लेम्शिया, बैठे बैठे कोई फिट नहीं करता है। डॉक्टर हेरा, इस केस के अंदर जैसे इन्होंने बताया है कि ST रेशियो रेज्ड है और हमारे पास 1-to-1 मॉनिटरिंग की नहीं है फैसिलिटी अमूमन, यानी कि टीचिंग हॉस्पिटल में, तो उस केस में फिर हम अपने इलेक्टिव सिजेरियन को सेक्शन, जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल इलेक्टिव सेक्शन। देखिए प्री रेजिडेंट मेट नहीं होते ना, एक IUGR बच्चा जिसका ST रेशियो ज्यादा हो रहा है उसको इंडक्शन तभी करोगे ना जब 1-to-1 केयर है, जब CTG है, जब बैकअप है। रिड्यूस लाइकर भी है और उसको मतलब इंडक्शन का भी ट्रायल देके इमरजेंसी सिजेरियन करना, तो उससे मतलब 1-to-1 केयर भी नहीं है, उसके अंदर फिर हमारे पास इमरजेंसी या इलेक्टिव लिस्ट अवेलेबल नहीं होती उस तरह से। मत करो, यही तो इंडिविजुअलाइज प्लान है, ठीक है, यही तो एक ही पेशेंट को अगर कोई स्टूडेंट इलेक्टिव डिलीवर कर रहा है या कोई स्टूडेंट इंडक्शन कर रहा है, अगर वो जस्टिफाई कर रहा है एज पर देयर यूनिट फैसिलिटीज तो वो पास हो जाता है। इसी केस को अगर डॉक्टर तहरीम ने जस्टिफाई किया है 1-to-1 केयर देके कि मेरे पास एक अवेलेबल है तो मैं करूंगी, तो मैंने उनको तो वो नहीं कहा कि नहीं आप क्यों कर रही हो, बट अगर आप कह रही हो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको फिर भी आप इलेक्टिव सेक्शन कर रहे हो तो आई एम हैप्पी विद दिस बीइंग एन एग्जामिनर। एक ही पेशेंट की 2-3 मैनेजमेंट प्लान्स हो सकते हैं, आप जरूर दो लेकिन जस्टिफाई कर दो, अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हो जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे तो फिर वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है।
डॉक्टर हिरा, आपने मैग्नीशियम सल्फेट की बात की, थोड़ी इसमें कंफ्यूजन है कि गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आप मैग्नीशियम सल्फेट सीवियर हाइपरटेंशन, प्री-इक्लेम्पिया मतलब इमिनेंट और सीवियर जो हाइपरटेंशन है उसमें दें। तो एक हमें ये भी थोड़ा सा मतलब ये है कि जब आपने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया उसके बाद आपने बेबी को डिलीवर कराना ही है, तो क्या ऐसा है कि सिम्टोमेटिक हमें लग रही है पेशेंट को हेडेक सीवियर है या वो ज्यादा अनकंट्रोल, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट दे दें इसको बोलस वगैरह और फिर बाकी अपनी प्रेगनेंसी को बाद में कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मस्ट हमने डिलीवर यार करवा अगर देना 32 पे पेशेंट आई है, उसको जी। आपको लगा कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है, बीपी एकदम ज्यादा हो गया, सिर्फ बीपी ज्यादा हो गया और वो सीवियर प्रीक्लेम्पिया में फॉल कर गई, आपने मैक्सलफेट दे दिया, शी बिकम स्टेबल, बीपी बिकम स्टेबल, स्टिल सीवियर प्रीक्लेम्पिया में आप उसको मॉनिटर करोगे टिल 34 लेके जाओगे एज पर गाइडलाइन। ठीक है। सीवियर प्रीक्लेम्पिया में आप अगर पेशेंट को स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हो तो 34 तक आप लेके जा सकते हो। अगर इसके दौरान कहीं आपको मैक्सलफेट देना पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गुना हो गया उससे, अब मैक्सलफेट में कुछ ऐसा आ गया कि वो उसको डिलीवर करना जरूरी है, वो टॉक्सिक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस मैक्सलफेट में हम सिर्फ बोलस देंगे या प्रॉपर जैसे हम उसको मतलब वो 24 आवर्स वाली तो सिर्फ हम फिट के बाद ही देंगे ना कि उसकी फिट के बाद जो 24 आवर्स देते हैं, इसमें हम सिर्फ बोलस डोज देंगे? ये डॉक्टर तहरीन बताएंगे। एमिनेंट तहरीन बताओ। अगर सीवियर प्रीक्लेम्पिया में इसमें बोलस ही देते हैं, इसमें मेंटेनेंस की तो नहीं है। 24 आवर्स के लिए मैं इसको ना चेक करूंगी, मैं फिर प्रोटेक्शन भी आंसर करनी है और उसमें प्रिवेंशन के लिए भी। प्लस डॉक्टर हिरा ये न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए हमने तो कभी भी नहीं दिया, इसको कैसे देना है के साथ आपके दोनों, ये भी थोड़ा सा प्लीज बता दें। आपने कभी नहीं दिया लेकिन पूरे सीएमएच में ये दिया जा रहा है। हम देते हैं। हम देते हैं। हाँ जी हम भी देते हैं, हम भी वो देते फिर हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं इसका पता, वो जिसने भी है तो हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दें। हाँ चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए 28 वीक से लेके 32 वीक के दौरान अगर पेशेंट प्रीटर्म लेबर में जाती है तो आप इसको एज पर गाइडलाइन रिकमेंडेड है दें। आफ्टर 32 वीक्स अगर नहीं भी देते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। और पहले ये था ना कि स्टेरॉइड कवर का वेट करने के लिए टोकोलोसिस करते हैं, तो इवन अब न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए भी टोकोलोसिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और डॉक्टर तहरीम जो है टेलीग्राम पे बताएंगी कि सीवियर प्रीक्लेम्पिया में अगर बोलस देना है तो कैसे देना है और न्यूरो प्रोटेक्शन में देना है तो कैसे देना है, 2 टेबल बनाएंगी। ठीक है। बोलस का टेबल अलग होगा, न्यूरो प्रोटेक्शन का टेबल अलग होगा और बिल्कुल क्लियर लिखेंगे कि कितना इंजेक्शन में मिलीग्राम होगा और कितने ml सोल्यूशन में डाल के कितने ड्रॉप चलाओगी और जब चलाओगी तो देखोगी क्या प्रोटोकॉल उसका मॉनिटरिंग क्या करनी है और हाँ जी उसके जो है टॉक्सिसिटी को कैसे एड्रेस करना है। ठीक है डॉक्टर हिरा, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। एक हमारा एमसीक्यू है कि जिसमें बीपी जो है पेशेंट का 160/110 है और पीरियड एडिमा है और प्रोटीन यूरिया +3 है, उसमें भी हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे या फिर उसमें एल्बिटालॉल? देखिए 110 डायस्टोलिक हो गया है ना, सीवियर प्रीक्लेम्पिया में आ गया, देंगे इसे। लेकिन अगर मैंने 100 है ना एक पॉइंट जी 160/110 160-100 है ना हमारा सीवियर में जो है। हाँ जी 100 और 110 को देख लिए एमसीक्यूज के लिए। आप ऊपर वाली रीडिंग पढ़ लेते हो 160 तो आप कहते हो फौरन मैक्सलफेट दे दिया। अगर नीचे वाला 100 है तो नहीं देना, नीचे वाला अगर 110 है तो फिर देना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर हिरा जी आप पूछिए। डॉक्टर हिरा एक सवाल है कि पूछूं? हाँ हाँ डॉक्टर हिरा एक क्वेश्चन था कि मैंने एक पेशेंट देखी थी जेबीएमसी में, तो इस पेशेंट में ये था कि जो मतलब लाइक 32 वीक्स की साइज 32 वीक गेस्टेशन एमेनोरिया के साथ पेशेंट थी, लेकिन उसका जो बेबी का जो अल्ट्रासाउंड था उसमें वो 30 वीक्स था और उसका जो डॉपलर था वो भी इसका जो था वो 30 वीक्स बता रहा था और उसमें कोई आईओजीआर की कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब कोई यूट्रोप्लास्टिक सफिशिएंसी कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चा जो था वो क्लिनिकली जो फंडल हाइट थी वो मुझे तो 27 वीक्स की ही लग रही थी जो मैंने खुद से की थी। ठीक है। उसका तो मैंने फिर उसको ये किया, तो उसके जो ना सीरियल डॉपलर मतलब लाइक हर 2 वीकली डॉपलर हो रहे थे, तो मैंने ये पूछा था कि मतलब लाइक अब जब डॉपलर एक दफा सही आ गया तो क्या हम उसको दोबारा डॉपलर करेंगे? तो वो जो पीजीआर थी वो भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो ये आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि इस तरह का जब कोई पेशेंट आ जाता है कि हमें क्लिनिकली कुछ लग रहा है, अल्ट्रासाउंड तो हमें मिलता नहीं है और डॉपलर हमें सही मिल गया, तो क्या हम उसका दोबारा डॉपलर करेंगे? देखो डॉपलर अगर नॉर्मल आता है ना तो आप उसको, अगर बच्चा आईयूजीआर है फिर भी
तो आप उसको फोर्टनाइटली रिपीट करते रहोगे। हाँ जी, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। लेकिन अगर डॉक्टर खराब हो गया तो फिर ट्वाइस वीकली, और अगर बहुत ही खराब हो हाँ गया जी, तो फिर डेली। डेली। हाँ जी, ठीक है, मतलब आपने करवाना है क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, ठीक है, पीआईएच में, सेवियर प्रीक्लेम्शिया में। अगर आईयूजीआर आ गया ना, डॉपलर अगर नॉर्मल है बट वंस इट द पेशेंट हैज लेबल विद आईयूजीआर प्रेगनेंसी, आपने फोर्टनाइटली डॉपलर करवाना है एज पर एल्गोरिथम। और ये बिल्कुल ऐसा ही करते हो आप। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी करोगे तो आप ऐसे ही करोगे ना। और इसकी रीजन है, इसकी रीजन क्या है, डॉपलर में ऐसी क्या खास बात है? आप पढ़ते हो ना हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग, डॉपलर करते हो ना? डॉपलर सबसे बेहतर है फीटल सबसे मॉनिटरिंग बेहतर है, का, सबसे जो सेंसिटिविटी 88% इसकी सेंसिटिविटी है। ये चीजें खराब होने से पहले आपको एंटिसिपेट कर देता है, ठीक है। जबकि बायोफिजिकल जब चीजें खराब हो चुकी होती हैं तब एंटिसिपेट करता है, मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पेशेंट में आपने एक और चीज भी मिस की है, वो क्या थी? हिस्ट्री में मैंने एक चीज मिस की है, मुझे बाद में याद आया था कि रिकरेंट यूटीआई उसका रूल आउट करना चाहिए था, वो मैंने नहीं पूछा था। यूटीआई था वैसे? नहीं था, नहीं, लेकिन ये इसका एक आईयूजीआर का कॉज हो सकता है रिकरेंट। डीडी तो आपने पूछी नहीं ना हाइपरटेंशन की, वो उसमें भी आ सकता था, ठीक है। हाँ जी, और आईयूजीआर में भी आ सकता था, बिल्कुल ठीक है। आपने और लोकलिन एक मिस की है। अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन नहीं लेबल नहीं, हो वो गई, उसने बताया था कि उसने कोई मेडिकेशन नहीं ली, वो तो नहीं है। बट आपने मेंशन तो ऐसा करी नहीं थी है। ना, शी वाज नॉट टेकिंग लोप्रिन स्पेसिफिकली मेंशन करना था लोप्रिन का कि ये उसने क्रॉनिक लोप्रिन नहीं हाइपरटेंशन ली। अगर लेबल कर रही हो तो लोप्रिन तो आ गया है ना। वो मैंने जब उसने कहा था ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेज हुआ था, तो मैंने बताया था तब कि कोई भी मेडिकेशन उस वक्त उसको ऑफर नहीं आप की थी, उस कोई वक्त ऐड कर मेडिकेशन। दें नीदर एनी हाइपरटेंसिव इंक्लूडिंग लोप्रिन, ठीक है। ठीक है, ठीक ये है। मिस हुई है ना। अगर मैं कहूँगी और अगर ये पेशेंट आप मैनेज करेंगे तो आप क्या ऐड करोगे? तो फिर आप ऐड करोगे कि मैडम इफ माय पेशेंट वाज लेबल्ड एज क्रॉनिक ठीक है हाइपरटेंसिव आई वुड हैव ऐड लोप्रिन एट दैट टाइम। इसके अलावा मैडम पूछेंगे जी, कि अब भी ठीक है। ऐड कर सकते हो 32 वीक पे, क्या फायदा होगा? अभी तो नहीं करेंगे, ये तो 12 वीक्स तक करना होता है, और टिल डिलीवरी, वैसे टिल डिलीवरी भी करते हैं, डॉक्टर लेकिन अभी तो वो थोड़ा सा प्लेसेंटल है इनसफिशिएंसी की वजह से होता है। कंसल्ट जैसे रिकमेंडेड बुक्स में तो यही है कि 20 वीक्स के बाद या इवन 12 वीक्स से आपने स्टार्ट करनी है वो वेव, सेकंड वेव से पहले। लेकिन कुछ लोग अब ये भी कहते हैं कंसल्टेंट कि हमारे यहाँ पर पेशेंट आते ही इतनी लेट है 32 तो आप तब भी कर दो कि कोई माइक्रोथ्रोम्बाई न्यू वो तो डेवलप कुछ हो ही सकते हैं। तो ये मतलब जस्टिफाइड है कि हम कहते हैं कि हम 30 पे भी आएगी तो करा देंगे, 32 पे भी करा देंगे, या हमने वही कहना है कि 12 वीक्स से स्टार्ट करवाएंगे और जैसे कि 20 के बाद अगर ट्रफोब्लास्टिक इन्वेजन वो सारी हो गई है तो कोई फायदा नहीं है, या किसी भी टाइम पे आए 30-28 पे हम ऐड करा दें, इसको स्टार्ट करा दें लोप्रिन। ठीक है, इसकी ना रीजंस हैं। लोप्रिन हम तब देते हैं जब पेशेंट में सिंगल मेजर रिस्क फैक्टर आ जाए ना प्रीक्लेम्शिया का, जैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ठीक है, जी, एपीएलएस, ये सब चीजें। लेकिन अगर 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं तब भी करा देते हैं, जैसे प्रीक्लेम्शिया की प्रिवेंशन के लिए। आईयूजीआर की प्रिवेंशन के लिए नहीं करा रहे, ठीक है। हम दे देते हैं आईयूजीआर के लिए भी, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेजर जो हमारे जो स्टडीज हैं, रिसर्च हैं, ट्रायल्स हैं, वो ये कहते हैं कि लोप्रिन देने से जो प्रीक्लेम्शिया का रिस्क है वो कम हो जाता है। सिंगल मेजर रिस्क फैक्टर, 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर। इसके अलावा न्यूनेटल आउटकम भी अच्छा हो जाता है 10% तक, ठीक है। डॉक्टर हिरा एक और क्वेश्चन ये स्टडी का नाम ना, है, इस स्टडी का एक नाम है, तहरीम बताओ। लैब ट्रायल है। सॉरी रोकीरा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या पूछ रही हैं? लैब ट्रायल है शायद। मैं ये पूछ रही हूँ कि लोप्रिन को स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे सिंगल मेजर रिस्क फैक्टर है या 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर है फॉर प्रीक्लेम्शिया, और ऐसा करने से 10% पेशेंट का जो है न्यूनेटल आउटकम अच्छा हो जाता है, और सिग्निफिकेंटली जो सिवियर प्रीक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया का रिस्क है वो भी कम हो जाता है। ये स्टडी है, इसका एक नाम है, ये पूछते हैं एग्जाम में। ये किसी को आता है? ट्रायल है, क्लास आई थिंक क्लास ट्रायल ही है, ग्रिड तो पता नहीं कैसे था। ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसमें, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में, ठीक है। तहरीम में सारे अपने काम ठीक ना है, नोट डाउन करती रहो। मैं लिख रही हूँ। हाँ जी, एक और भी काम मैं तुम्हें बता रही हूँ, डॉपलर की जो रेंज है ना, क्लैस्प है ना, कोलिब्रेटिव लोप्रिन, कुछ इस तरह से इसका वो था, क्लैस्प ट्रायल ही है।
ठीक है। अच्छा, एक और भी होमवर्क है। एक ये है कि जेस्टेशनल एज के साथ डोपलर की जो रेशियोज हैं वो बतानी है और एस्टिमेटेड फेटल वेट ठीक क्या है, होता है। 28 से शुरू ठीक करना है, है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैंने पूछा था कि लोप्रिन अगर पेशेंट आफ्टर 20 वीक दिया जाए तो स्टार्ट करवाना है या नहीं करवाना। तो इसके ना दो जवाब हैं। दो ठीक है, जवाब ये हैं कि अगर आपने प्री क्लम्शिया का रिस्क कम करने के लिए कराना था तो बिफोर 16 वीक इट वाज वैल्यूएबल। ठीक है, मतलब अगर 32 पे अगर मैं ठीक लोप्रिन है, स्टार्ट करवा दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि प्री क्लम्शिया का रिस्क कम हो जाएगा, वो टाइम गुजर चुका है, ठीक है। वो तो डेवलप हो गया ना वो प्लेसेंटा। डेवलप हो गया। लेकिन हाँ जी, जो छोटे मोटे माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं ना, इवन सेकंड वेव ऑफ ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन 20 वीक पे हो जाती है, जो छोटे मोटे जी, माइक्रोथ्रोम्बाई बनते रहते हैं उनके लिए लोप्रिन बेहतर है। बेनिफिट ऑफ डाउट दो तो दे सकते हो, लेकिन इसके पीछे जो है ना कोई ट्रायल नहीं है। यू कैन नॉट फेवर या दिस ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। अगर आपने देना है तो आपने ये बोलना है कि ये हमारी हॉस्पिटल की प्रैक्टिस है कि हम ऑन गोइंग जो माइक्रोथ्रोम्बाई होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए अगर पेशेंट अगर पुअर एंटीनेटल विजिट्स के साथ है तो जब भी आएगी तो हम स्टार्ट करवा देंगे इवन आफ्टर तो 20 वीक। हमने अगर नहीं कराया लोप्रिन उसको नहीं दी और हम उसको 22 to 24 वीक्स में ट्राई नॉट टू डॉक्टर करा के देख लेते हैं टू प्रिडिक्ट प्री-एक्लैम्सिया, और फिर हम इस पे कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं। ये सारे ग्रे एरियाज हैं क्योंकि बैकअप नहीं है ना पीछे गाइडलाइन से। तो फिर जहाँ बैकअप गाइडलाइन का नहीं होता ना तो वहाँ लिखा हुआ होता है अपने यूनिट प्रोटोकॉल को फॉलो करें। इवन गाइडलाइन में भी ये लिखा होता है ना, लोकल प्रोटोकॉल्स। तो ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल पॉइंट है, इसको यू कैन कैश। अगर देनी है ना लोप्रिन आफ्टर 20 वीक तो दे दो, ये कह के दे दो कि प्रीक्लम्शिया तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, बट फॉर न्यूनेटल बेनिफिट लेटर ऑन बच्चा जो है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि IUGR के लिए ही, तो जो ऑन गोइंग रिकरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं वो तो नहीं बनेंगे ना एटलीस्ट। यानी जो फर्दर डैमेज हो रहा है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर हम प्री जो क्लैम्सिया हो के लिए चुका है कहें कि वो हम तो नहीं उसको कर दे रहे हैं सकते, तो बट वो जो हम नहीं कर होने सकते। वाला है तो हाँ उसको जी, तो कर सकते हैं ना। तो देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट ऑफ गिविंग लोप्रिन। अगर दे रहे हो तो नुकसान तो नहीं हो रहा ना, जी। पॉसिबल और ही है कि पहले फायदा हो सकता है। डॉक्टर हीरा पहले होता था कि इसको 36 वीक्स पे आपने स्टॉप करना है, लेकिन अभी गाइडलाइंस में ये लिखा नहीं हुआ है कि करते आपने टिल डिलीवरी देना है। बिल्कुल। तो ये अगर आप इसमें प्रीक्लम्शिया के इसमें तो कोई अवॉइड वो नहीं है करने के ना। लिए दे रहे हो तो 36 के जी। बाद तो रिस्क और डबल हो चुका होता है, तब आप बंद कर देते हो। कब ज्यादा होता है प्रीक्लम्शिया? इंट्रापार्टम भी होता है, पोस्टनेटल भी 44% हो रहा होता है, तब तो आप नहीं दे रहे। पोस्टमार्टम भी 40% है। हाँ जी, ठीक हो गया, मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, हाँ जी। तो देना है, जरूर देना है। ये और डॉक्टर हीरा, ठीक है, आखिरी बात है, रिपीट लोप्रिन कर दें। पोस्ट नेटल वाली क्या बात है, क्लियर समझ नहीं आई। मैं बता देती हूँ। अभी अब क्वेश्चन पूछ लें जो पूछ रही थी, जो एक आवाज आ रही जी है हाँ जी मैंने पूछा था डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि लोप्रिन जो है वो अब है कि रीसेंट गाइडलाइंस में कि हम इसको चला सकते हैं, मतलब इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या अभी हम हमारी प्रैक्टिस में कि हम इसको 10 days to 1 week बिफोर जो है डिलीवरी बंद कर देते हैं। तो अब अगर इस तरह की पेशेंट है तो हम इसमें वही वाला प्रोटोकॉल जो है फॉलो करेंगे कि हम इसको 36-37 वीक्स के बाद जो है ना इसको स्टॉप कर देंगे, या अभी देखो अब ये कहते हैं कि लोप्रिन पेशेंट ले रही हो ना तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स नहीं होते, ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, पीटी एबिलिटी खराब नहीं होता इससे। ये रिवर्सिबली प्लेटलेट्स के फंक्शन को खराब कर रही होती है ना जी। ये इसके पीछे मिथ्स है। तो कुछ एग्जामिनर कहते हैं 36 पे कर दो, ठीक है। और जो ट्रायल्स हैं उन्होंने बोला कि नहीं होता इससे, क्योंकि अगर पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है, उसमें रिजर्व अच्छा है प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो क्योंकि देखो नुकसान तो है ब्लीडिंग का, लेकिन फायदा भी देखो, आउटवे करो। कम खतरा है या ज्यादा खतरा? ज्यादा खतरा तो प्रीक्लैम्सिया है ना, उसकी मोर्टेलिटी 15% है। गेटिंग माय पॉइंट? बाजुकात हम पेशेंट को बिल्कुल जन्नत में तो लेके नहीं जा सकते ना, लेकिन हम ये कर लेते हैं कि हम एक कम बुरी चीज दे दें एक ज्यादा बुरी चीज से बचने के लिए। तो प्रीक्लैम्सिया एक बहुत बुरी चीज है, डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो हजारों मल्टी ऑर्गन हम फेलियर मतलब चलाएंगे। हाँ बिल्कुल चलाएंगे। तो अगर आपका एम प्रीक्लैम्सिया को प्रिवेंट करना है तो आप इसको 36 वीक्स से आगे भी लेके जाओगे टिल डिलीवरी। चलें, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर एग्जामिनर को आपकी बात, मुझे लगता है एग्जामिनर को ये बात समझ में नहीं आती,
मेरा पर्सनली ख्याल ये है, क्योंकि वो स्टॉप करते हैं 36 वीक्स पे, हालांकि गाइडलाइन में इतना बड़ा करके लिखा हुआ है कि ना करो स्टॉप। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे डॉक्टर सैयदा बतूल इस्लामाबाद के जो प्रोफेसर हैं या लाहौर के, ये थोड़ा पढ़े लिखे भी होते हैं, ये इनकी रिसर्च चीज चल रही होती है, ये एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल खुश होते हैं जब आप बताते हो नहीं स्टॉप करेंगे, बल्कि वो पर्टिकुलरली पूछते ही हैं आपसे कि स्टॉप करना है या नहीं करना, यहीं से असेस कर लेते हैं आपको। तो देखो एग्जामिनर तो जैसा मर्जी आए, आपकी किस्मत है, लेकिन हक बात अपनी अच्छे रिफ्लेक्सेस इनको सेक्रीफाइस मत करें। छोटा सा नुकसान कभी हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में एक बड़ा फायदा आपका वेट कर रहा है, तो वैल्यूज पे अपने कॉन्सेप्ट्स पे सेक्रीफाइस मत करें, बाकी अल्लाह तो देख रहा है ना। ठीक है, चलिए डॉक्टर हिरा, एक और क्वेश्चन कि ना, अगर डॉपलर जब हम मांगते हैं उसके अंदर अगर एसडी रेशियो नॉर्मल होती है किसी पेशेंट की, तो हम आगे मिडल सेरेब्रल आर्टरी के सारे वो मांगेंगे फ्लोज, पल्सेटिलिटी इंडेक्स और ये भी बता दें। अच्छा, मुझे अब क्योंकि हाई रिस्क में लिखा हुआ है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी, आपने जो बात की है ना, अब इसके बाद हाँ ठीक है, हाई रिस्क में लिखा हुआ है कि कराना है, सही हो गया, कब कराना है? हाँ जी, उसमें लिखा हुआ है कि सेपरेटली भी हो सकता है, ये एबनॉर्मेलिटी हो सकती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, और एसटी रेशियो नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन बाकी जो हमारी वाइवा बुक्स है ना, उनमें लिखा हुआ है कि अगर एसटी रेशियो रेस्ड है तो फिर आप फर्दर आगे जो है वो चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हाई रिस्क में भी ये लिखा हुआ है, गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि आफ्टर 32 वीक टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करने के लिए अम्बिलिकल आर्टरी से बेहतर है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल ठीक है, सेरेब्रल अगर ये लेस देन आर्टरी 5th परसेंटाइल है तो इट्स मीन कि आप इसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, मतलब 34 वीक्स पे अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी लेस देन 5th परसेंटाइल है, डॉपलर चाहे नॉर्मल आ रहा है, लाइकर चाहे ठीक है, बायोमेट्री चाहे ठीक है, तब भी आपने डिलीवर कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन मिडल सेरेब्रल आर्टरी करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो इसके लिए करें इसको, हमने स्टिल हो अम्बिलिकल आर्टरी पे ही रिलाई करना है। एंड द रीजन इज दैट कि जो आफ्टर 32 वीक्स है ना, जो प्लेसेंटा की और जो फीटल ग्रोथ है उसकी जो रेशियो है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। बच्चे ने जो वेट गेन करना है ना आफ्टर 28 वीक 2/3 गेन करना है, मतलब 220 वीक से पहले जितना वेट गेन किया था ना, उसका 2/3 वेट अब उसने गेन करना है। ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा जो है वो उसका जो नेचर ऑफ कोर्स ऑफ लाइफ है वो उसने सुकड़ना है, छोटा होना है। ठीक है, 28 वीक के बाद बच्चे ने बड़ा होना है, प्लेसेंटा ने का फंक्शन थोड़ा कम होना है। समझ आ रही है मेरी बात? या कम नहीं भी होना तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं होना, तो ये रेशियो खराब हो जाती है। फिर इसके लिए वो कहते हैं कि बच्चा कंप्रोमाइज हो रहा होगा, लेकिन अपेरेंटली फॉल्सली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ रहा होगा। You cannot time the delivery with umbilical so that you will use middle cerebral artery, लेकिन कहाँ यूज करना है, यहाँ तो नहीं होता। ठीक है, तो अपने पेशेंट में umbilical artery ही यूज कर लें। अगर एग्जामिनर आपसे ये फलसफा पूछे ना, तो ये आपको आना चाहिए, you know, आपकी कॉन्सेप्ट्स पे, आपकी थ्योरी पे सेक्रीफाइस नहीं है। आप एग्जामिनर ने बोलना है कि करवाते क्यों नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए ना umbilical artery करवाना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है, टाइम लेना पड़ता है, रेडियोलॉजिस्ट बिजी होते हैं। हाँ जी, वो एक्सपेंसिव होता है, बात हमारे नहीं रेडियोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, हमें प्राइवेटली करवाना पड़ता है डॉक्टर। एग्जैक्टली, और ये पेशेंट के हस्बैंड की इनकम को सपोर्ट कर दें कि नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, बट आप एग्जामिनर पूछे तो कह दे मैडम यू आर वेरी राइट, बिकॉज अम्बिलिकल आर्टरी ओनली मिडल सेरेब्रल आर्टरी विल बी हेल्पफुल। अच्छा, ये तो तब है ना जब अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल आ रहा है, और जब आपका तो आई खराब रहा है, वो तो नॉर्मल, तो जान छुड़ गई। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो खराब आ रहा है तो फिर हम फर्दर आगे मांगेंगे स्टडीज। खराब अगर आ रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है मिडल सेरेब्रल आर्टरी की। ये तब है जब आपकी हर चीज ठीक के कह रही है कि भाई IUGR है, लाइकर कम हो रहा है, पेशेंट में सिम्टम्स हैं, इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, व्हाई अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल, तो क्या आप उसका वेट करोगे कि इसी पे अपनी डिसीजन लेना? नहीं, देन डिसीजन विल बी एट मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है डॉक्टर हिरा कि बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं कि जो रिड्यूस लाइकर है ना, दैट इज नॉट एनी टर्मिनोलॉजी, या ओलिगो है या नॉर्मल है। तो जब अक्सर हमारे पास पेशेंट के जो लाइकर है AFI, यानी कि AFI की बात कर रही हूँ, कि वो हमारे पास अक्सर 6 to 7 सेंटीमीटर तक आ जाता है, वो बिलो 5 नहीं आता, तो उसको हमने डायग्नोसिस में कैसे बताना है? देखिए टेंटेशन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर से नीचे लाइकर आ रहा है तो वो रिड्यूस्ड है, 7 से कम है तो वो ओलिगो है।
ये बिल्कुल लाइन लिखी हुई है। ठीक है। ठीक है, और रिड्यूस एक लाइकर और टर्म है। डॉक्टर हिरा यही ठीक है। और ओलिगो वो कहते हैं कि कुछ एग्जामिनर्स ये भी कहते हैं, मतलब एग्जामिनर तो नहीं है, मतलब हमारे वार्ड में कुछ एसआर वगैरह कहते होते थे कि अगर ओलिगो आ जाता है ना तो यू हैव टू मेंशन टू एग्जामिनर कि आपने उसे डिलीवर कराना है, इसका मतलब है कि डिकम्पनसेशन हो चुकी है। अच्छा ठीक अगर है। इवन अब ग्लाइकल आरटी एसटी रेशियोज जो हैं वो नॉर्मल भी आ रही हैं, बट पेशेंट इज हैविंग ओनली ओलिगो, उसको जो आईयूजीआर भी नहीं है, फीटल एस्टिमेटेड रेट भी ठीक है, इन ओलिगो आइसोलेटेड डेवलप हो गया है, अगर ओलिगोहाइड्रोनियाज, 34 वीक्स पे सपोज है। आइसोलेटेड हाँ जी, ओलिगोहाइड्रोनियाज की बात कर तो रहे हो ना? उसमें हाँ उसकी तो फिर और आइसोलेटेड। भी कॉजेज हो सकती हैं नहीं पर आइसोलेटेड डॉक्टर हिरा, ओलिगो हम के। तो इसको लिगो को तो अगर 4-5 भी है, अगर सब कुछ ठीक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ तो हम कंजर्वेटिवली चलाते हैं इसको, डिलीवर तो हाँ नहीं हम चलाते करते हैं, थे हाँ। कंजर्वेटिवली 4-5। चलाते हैं, करते तो प्रैक्टिकली हम यही है, लेकिन कुछ ने मुझे ना लास्ट टाइम कंफ्यूज कर दिया था इस बात पे कि जब ओलिगो के टर्म आप बोलते हैं तो आपने पेशेंट को डिलीवर करवाना होता है क्योंकि वो साइन ऑफ डिकम्पनसेशन। एब्सेंट पे करवाते हैं, ओलिगो पे नहीं कराते। इवन स्कैंटी पे भी यू डू स्ट्रिक्ट फीटल मॉनिटरिंग बाय कीपिंग पेशेंट एडमिटेड, एब्सेंट और जहां पर 1 to 2 लगे तो फिर सेंटीमीटर आप पे भी हम करते हैं। बायोफिजिकल्स के लिए एडमिट रखते थे पेशेंट को, 1 to नहीं 2 सेंटीमीटर लाइक 1 to 2 पे तो 1 एडमिट to तो 2 होता ही पे है ना, तो 1 एडमिट to तो 2 पे रहता तो है पेशेंट। बीपीटी पे आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल पे नहीं फिर हम डिसीजन ले लेंगे कि 1 to 2 तो मतलब सिवियरली इसका वो है, आप वही कह रहे हैं बायोफिजिकल ना देखें कि अगर उसके है तो अंदर आप। फिर हम उसको कंजर्वेटिवली लेके चलते ही हैं अब मैं बात कर लूं, 37। सुन लिया मैंने सारी बातें। देखो एक होता है आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रोनियाज, ठीक है, आइसोलेटेड ओलिगोहाइड्रोनियाज ये तब होता है जब अम्लाइकल भी ठीक है, बायोमेट्री भी ठीक आ रही है, ठीक है, बट सम ड्यू टू सम रीजन लाइकर जो है वो कम बन रहा है, इवन जो रीनल डॉपलर है वो भी ठीक है, एनोमली स्कैन भी ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड ओलिगो है, ठीक है, तो आप इसको टिल 37 लेके जाते हो अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस, ठीक है। और इसका रीजन है एक, इसका रीजन ये है कि 32 पे बच्चा जो है पैदा करके भी वो कौन सा बचने वाला है, फिर उसको थोड़ा उसका जो प्री मेच्योरिटी है तो बचा लो ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइकर ही कम है ना, तो मे भी बच जाए, लाइकर कम है, हर चीज ठीक जा रही है, मॉनिटरिंग से 37 36 पे जाके वेट गेन कर ले तो बच सकता है। अब अगर आप डिलीवर कर दोगे तब भी बच्चे के लिए कोई खास काम नहीं करेगा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, आउट वे कर लेना, डिलीवर करके भी कोई फायदा तो नहीं हो रहा ना। डॉक्टर हिरा, एक क्वेश्चन है कि अगर आइसोलेटेड ओलिगो है और बाकी सब कुछ ठीक है तो वो सिमेट्रिकल आईयूजीआर भी तो हो सकता है ना, अगर वो उसका कोई फीटल इन्फेक्शन, कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, जो तो क्रोमोसोमल उस एनॉमली वाले कंडीशन में नहीं उस ना, कंडीशन में फिर हम कोई नहीं क्या नहीं वो इन्वेस्टिगेशन अर्ली उसको प्रेजेंट कैसे कर रूल लेंगे आउट ना, करेंगे? वो अर्ली उनमें प्रेजेंट कर ये जो देंगे। टॉर्च नहीं वाले बच्चे उसमें होते हैं ना, जो टॉर्च वाले और इसमें तो क्रोमोसोमल वाले बच्चे होते हैं उनमें पॉलीहाइड्रोनियाज होता है विद आईयूजीआर। ये तो रीनल कोई अनोमली हो तो उसमें आता है हाँ, रीनल एनोमली में आपका, लेकिन उसमें फिर आपका आईयूजीआर वो तो पिक होगा फिर स्कैन पे। उसकी बात हो रही है कि आपका स्कैन पे पैरामीटर सब कुछ अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन है, जस्ट आइसोलेटेड ओलिगो है। आइसोलेटेड ऐसे ही है ओलिगो ना का डॉक्टर? मतलब ये है कि हर चीज नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, ठीक है, ठीक। इसको आप लेके जाओगे 37 तक, ठीक है, हर चीज नॉर्मल है। अगर हर चीज नॉर्मल नहीं है तो फिर आप प्लान कर लो। मैं काफी सिनेरियोज दे दूंगी आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा कि किस रजिस्ट्रेशन पे क्या करने वाले हो और कैसे जस्टिफाई करना है। राइट नो ये बात पल्लू से बांध लो कि आइसोलेटेड या इडियोपैथिक ओलिगोहाइड्रोनियाज अगर सब चीजें ठीक है इंक्लूडिंग डॉपलर और जो ग्रोथ स्कैन सब चीजें ठीक हैं तो 37 तक लेके जाना है। और ये वाइवा क्वेश्चन है, आप लोग डर जाते हो भाई ओलिगो हो गया, ठीक है, क्योंकि ओलिगो हो गया 32 34 पे अगर फिटल वेट कितना होता है या हमारी न्यूनेटल सर्विसेज हैं वो कितनी अच्छी होती हैं, ये बच्चा पैदा करके ज्यादा रिस्क में आ जाएगा बजाय इसके कि आप इसको मॉनिटर कर लो 37 पे ले जाओ, ठीक है जी। हमारी जो मैडम थी वो ये कहती थी कि 34 पे अगर लीकिंग हो जाए तो डिलीवर कर दो या ना करो, इसको जस्टिफाई करो। और साथ में अपने न्यूनेटल केयर का ना तरह मुझे डाटा लेके आओ। वहां जाके जो मैंने हालात देखे तो 37 भी बच्चे नहीं बच रहे थे, 34 वाला कहाँ बचना था। उसने कहा जिस बच्चे को 34 पे ना लीकिंग के साथ आप कह रहे हो ना डिलीवर कर दो, उन दिनों एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में ना ये था कि 34 पे डिलीवर कर दो ना, अभी तो गाइडलाइन चेंज हो गई, उन्होंने फिर अगेन आ गया 37 तक ले जाओ। तो मैं गई हूँ तो वहाँ तो हालात बुरे थे। इस बच्चे को अगर डिलीवर करके उसी न्यूनेटल निकू में भेजना है ना तो ये नहीं बचने वाला। तो उन्होंने बोला बेहतर ये
PPR मॉनिटरिंग करो, 37 पे लेके जाओ और गाइडलाइन को छोड़ो, बच्चा देके भेजो उसको हेल्दी। ठीक है, आपको शायद मेरी बात समझ आ गई हो। आपने अपना सेटअप देखना हाँ है, जी। अपने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है, यहाँ गाइडलाइन हो जाती है फेल। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल। और इसको हम जस्टिफाई आरडीएस के इंटेंसिटी से मतलब करते थे पहले कि इतने वीक्स पे इतना है, इतने पे इतना है, तो हम अपनी फैसिलिटीज के मुताबिक प्रोलॉन्ग ही करते थे तब भी। 34 पे नहीं कराते थे। और अब तो वैसे ही 37 कह दिए गाइडलाइन में। गाइडलाइन वाले जिन्होंने लिखी है ना, उनके 32 पे सर्वाइवल रेट 90% है, हमारे यहाँ टर्म पे भी नहीं है इतना। अच्छा डॉक्टर हीरा, फिर ये आइसोलेटेड और ईगो का हम फॉलो अप कैसे करेंगे? फोर्टनाइटली डॉपलर करवाएंगे या इसका, क्योंकि इसमें तो डॉपलर नॉर्मल आया हुआ है ना? डॉपलर करवाएंगे इसका। ठीक है, हम इसको IUGR की तरह ट्रीट करेंगे, जिसमें डॉपलर नॉर्मल आ रहा था, फोर्टनाइटली करवा रहे थे, इसका भी फोर्टनाइटली डॉपलर करवाना है। ठीक है डॉक्टर हीरा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मेरी अप्रैल में डिलीवरी हुई थी। इधर मैं आयरलैंड में होती हूँ, तो मुझे लीकिंग हो गई थी और लास्ट टाइम में हुई थी। तो इन्होंने मुझे एक तो बुलाया, कॉल पे करते हैं ये लोग, इन्होंने मुझे लेट बुलाया अराउंड मुझे 6 o'clock हुई थी, उन्होंने कहा 12 बजे तक आ जाए। मुझे पेन्स नहीं स्टार्ट हुई थी, मुझे पूरे 24 आवर्स तक इन्होंने मेरी टीवी भी नहीं की कि इन्फेक्शन नॉजिया, बस ECG करते रहे। और उसके बाद जो है, उसके बाद भी इन्होंने ना मुझे कहा कि नहीं अभी हमारे लेबर में बिजी है, या इस तरह से बस डालते रहे, जिस तरह मुझे तो हो रही थी एंजाइटी। तो 24 आफ्टर 30 आवर्स ना मैं खुद ही लेबर में चली गई, और इतना अच्छा स्पॉन्टेनियस लेबर और सब कुछ इतना अच्छा रहा। तो लाइक अगर हम पैनिक ना करें तो सब कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। मैंने जो है काम किया है एक NGO में, इट वाज फ्रॉम पेरिस ना, वो मुझे एपी नहीं देने देते थे प्राइमरी में भी, और मुझे लगता नहीं था कि प्राइमरी ग्रेविडा में भी एपी के बगैर बच्चा पैदा हो सकता है, अनटिल अनलेस यहाँ पे भी नहीं देते। और यकीन करें, प्राइम में मैं खुद अब प्राइमरी में एपी नहीं देती, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली डिलीवर करती हूँ, क्योंकि प्राइमरी में जो है टीयर छोटा सा आता है जो कि आराम से हील हो जाता है, बजाय इसके कि मैं उसको पूरी वो मिडोलेटरल दूँ। और आप देख लें अपनी प्रैक्टिस, ये आप सवाल ही पता नहीं होता कि आप उसको एपिजेक्टमी ना दो। इट इज़ रिकमेंडेड बाय हार्ट कि आपने देनी, लेकिन बिलीव इट मी, कोई जरूरत नहीं है प्राइमरी में भी एपी देने की। और हम लोग तो पीवी करते रहते हैं बार बार। हाँ बस वो तो ठीक है ना, ये चीजें डिफरेंट हैं। डॉक्टर हीरा, नहीं, मुझे एक सिली सा क्वेश्चन करना है, प्लीज डांटिए अगर नहीं। मुझे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का जो अल्ट्रासाउंड का है ना, उसका बिल्कुल थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, कब कराना है, कैसे, मतलब लाइक क्यों। अच्छा, एग्जैक्टली, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, डॉक्टर हीरा, हाँ डॉक्टर्स पे ना प्लीज ये मतलब काफी कंफ्यूजिंग और मुझे खुद मतलब डिफिकल्ट लगता है। सारे डॉक्टर्स की जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा बता दें इसके। ठीक है, मेरी ओस्की की बुक चीजें है, डॉक्टर मैं डिटेल में लिखा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगी वहां से ना, डॉक्टर की इंटरप्रिटेशन। ये जो अम्बिलिकल आर्टरी और जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग डेडिकेटेड लेक्चर है, मैं इसको तैयार कर चुकी हूँ, मेरी ओस्की में जो इनके RI PI है, रेजिस्टेंस इंडेक्स और प्रोसीजरलिटी इंडेक्स वगैरह, वो बिल्कुल आने चाहिए उसके थोड़ा वो ये कर लेंगे अलग से ना। फैसिलिटी इंडेक्स, रेजिस्टिविटी इंडेक्स, टेम्पलेट भी शेयर कर दीजिएगा IUGR क्रॉनिक हाइपरटेंशन के। ये मैं बना रही हूँ ना, ये देखो ना आगे। अच्छा, अभी हम चलते हैं मैनेजमेंट प्लान पे। ठीक है, सबसे पहले तो वर्कअप कंप्लीट करवा लें, डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर दें, मैटरनल एंड पेटर्नल रिस्क की परसेंटेज एक्सप्लेन कर दें, नेचर एंड कोर्स ऑफ डिजीज एक्सप्लेन कर दें। अब बात आती है असल मैनेजमेंट की। अब यहाँ देख लो अपने पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स। तहरीम के पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स क्या थे? तहरीम बताओ। सबसे पहले तो पुअर विजिट्स है ना जी, पुअर एंटीनेटल विजिट। दूसरी ये एजुकेटेड नहीं है, ठीक है जी, और कोई एंटी हाइपरटेंसिव नहीं ली हुई उसने। एल्डोमेट आपने बोला ले तो रही है, नहीं वो अभी स्टार्ट हुई है ना उसकी, जरूरत नहीं होगी ना, इसलिए नहीं स्टार्ट हुई होगी, उसने चेक ही नहीं करवाया तो। लेकिन सिम्टम भी तो नहीं थे ना जी। ये थोड़ी सी सस्पिशंस हैं यहाँ के पेशेंट जो है वो सही से बात नहीं कर रही, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम करती हैं ऐसे पेशेंट। तो दूसरा ये कि IUGR है ना, तीसरा ये कि डॉपलर भी खराब है, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को, साथ में एनीमिया भी है, एनीमिया है या नहीं है, सही बताओ मुझे।
10 अनीमिया थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 ग्राम पर डेसीलीटर, तो ठीक है, 10.5 तक होना चाहिए। तो ठीक है ना, अनीमिया नहीं है ना? हाँ जी ठीक जी। हो गया। चलें अब मैनेज करो इसको। पुअर एंटीनाटल विजिट्स के लिए एक लाइन बोल दो कि मैं इसको मेक श्योर करूंगी कि इफ एवरी, अगर जब आपने डिस्चार्ज करना हो तब, अभी तो खैर हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे, हमने इसका वर्कअप कराना है, लेकिन शौक के रिस्क फैक्टर्स आ चुके हैं, इसकी First of हिस्ट्री। all, I will explain her the diagnosis of IUGR, and I will explain her all the fetal internal complications, including she can go into eclampsia, preterm delivery, induction of labor. She has increased risk of cesarean section and all the risk factors that are associated with cesarean section. And the fetal risk of prematurity, unexplained IUD, stillbirth, neonatal complication and developmental delay, and in long-term complication like type 2 diabetes and hypertension in later life. Then I will keep her admitted in the hospital and explain her the sign and symptoms of eclampsia, and I will monitor her blood pressure 6 hourly, and her abdominal examination daily, including fetal heart sounds. देखो I will जी, कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यही थे ना, वर्कअप कंप्लीट के बाद एक्सप्लेन कर दिया डायग्नोसिस का, मैटरनल फेटल रिस्क। अगर एग्जामिनर पूछे ना व्हाट आर फेटल एंड मैटरनल रिस्क, तो फिर बता दो, क्योंकि आप तो बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चले गए ना, उलझ गए। ठीक है, आपने बता देना है कि मैडम मैंने वर्कअप कंप्लीट करवाना है, प्रोवाइड कर दें, नहीं है तो ठीक है मैं करवा लूंगी, अज्यूमिंग दैट सब कुछ नॉर्मल आ गया, मैं बता दूंगी। अब आपने अज्यूम जब करना ना, हमेशा अच्छा काम ही करना है, उनको गंदा नहीं करना कि खराब है हर चीज। ठीक है, जब एग्जामिनर नहीं दे रहा तो अज्यूम करना, जो भी है वो ठीक करना है। एक्सप्लेन कर ये फीटम टनल रिस्क हमने एक्सप्लेन नहीं करने के कौन कौन से रिस्क होंगे, करने हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट कार्ड यहाँ खेला जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे तो आप बोल दो, एक्सप्लेन कर दूंगी फेटल मैटरनल रिस्क, implications, nature and course of disease, and then I will address immediate risk factors। ये जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं इनको मैंने ऐसे एड्रेस करना है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब आपने इसको बड़े इत्मीनान से बताना है परसेंटेज में कि प्री क्लेम्शिया का रिस्क 25% है। ठीक है, अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो कितना परसेंट रिस्क है, 50% तक है। 1/4 है या 1/2 है, कौन बताएगा? ये 1/4 25% है। ठीक है, 25%। फिर आपने इसको बड़े तमीज से बताना है, ये तो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमेशा इनको परसेंटेज के साथ बताया करो, वो लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो। अब इसके जो रिस्क है ना, इनको एड्रेस करना है। डॉक्टर हेरा, ये भी जो 25% है, अब जो नई गाइडलाइन इसमें 2% कुछ किया हुआ है कि क्रॉनिक हाइपरटेंसिव और प्रीक्लेम्शिया में 2% रिस्क है, ये डिक्रीज काफी, इसका भी थोड़ी अगर किसी को बता दें कि ये ठीक है 2% जो इतना डिक्रीज 25 से कर दिया मैंने नाइस 2019 की सारी समरी शेयर की है टेलीग्राम पे, इसमें मैंने मैटरनल स्टैट, फेटल स्टैट अलग से लिख दी है, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। ठीक है, ओलिगो का और पोली का भी केस अलग से डिस्कस कर दिया आप लोगों को। हाइपरटेंशन की समरी अगर सुननी हो ना तो वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, वो इन पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना, ये तो करना ही करना है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, अब ये पेशेंट 32 वीक्स पे है, अब मुझे इसकी मैनेजमेंट बताओ कि अब आपने एडमिट कर लिया तो अब क्या करना है इसके साथ। सारी कॉम्प्लिकेशन बता दी है, हर चीज़ सही होगी। अब ये एडमिट है और इसका डोपलर ज़्यादा है, ठीक है, और फंडल हाइट 28 वीक्स की है, और बीपी इसका आपने बोला 150/100, यही था ना जी? लेकिन अभी एंटी हाइपरटेंसिव वो एडमिशन पे था। एंटी हाइपरटेंसिव के बाद 130/90 क्या आपका क्या होना चाहिए एम? 130/85 होना चाहिए ना? 135/85। हाँ, 135/85 यहाँ तक ये रहे तो ठीक है। इससे कम हो जाएगा तो क्या होगा पेशेंट को? हाइपोटेंशन, फर्दर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर पेशेंट अल्डोमेट ले रही होती है ना, उनमें हाइपोटेंशन हो जाती है, डायस्टोलिक ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लेपिटोलोल ले रहे होते हैं तो उसमें डायस्टोलिक फ्लो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इसलिए लेपिटोलोल बेहतर है एज कंपेयर टू, वो इसलिए फर्स्ट लाइन है ना, इसलिए वो फर्स्ट लाइन है। अच्छा ठीक है, पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, डायग्नोसिस बता दिया, रिस्क बता दिए, नेचर कोर्स ऑफ डिजीज बता दिया, मल्टीपल टीम इन्वॉल्व कर ली, फिजिशियन ने राउंड भी कर लिया,
मेडिसिन जो थी वो चेंज कर दी है, अल्टीमेट पे ठीक थी, वो ले रही है, मॉनिटरिंग ठीक चल रही है। अब ये पेशेंट शी वांट टू गो होम, डॉपलर आप इसका यही है 4 आ रहा है एसटी रेशियो में, और जो बायोमेट्री है उसमें एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस 27 है, ठीक है, मतलब सेवियर आईयूजीआर वाला पेशेंट है जी। ठीक है। प्रोटीन यूरिया आपने करवा लिया है, उसका +1 था ना, 24 आवर करा लिया, वो भी चलो उसमें प्रीक्लेम्पशिया फिट हो गया। अब इस पेशेंट को अवेटेड, इसको लेबल कर दो, ठीक है, इसको लेबल करो ना, ये प्रीक्लेम्पशिया बन गया ना, क्रोनिक हाइपरटेंसिव सुपरइम्पोज्ड प्रीक्लेम्पशिया। एग्जैक्टली। तो ये हमने डायग्नोसिस में मिस कर दिया था। आप पे वाजिब था, अगर प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव आ गया तो आपने लेबल ही प्रीक्लेम्पशिया करना है, मैनेजमेंट ही चेंज हो गई, एडमिशन वाजिब है, 4 टाइम्स बीपी मॉनिटरिंग वाजिब है, घर नहीं जा सकती, ठीक है, ठीक है। अनटिल अनलेस घर में कोई एजुकेटेड बंदा साथ है, 30 मिनट के फासले पे रहती है, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट इफ यू आर गोइंग टू लेबल हर प्रीक्लेम्पशिया विद आईयूजीआर, मतलब सेवियर प्रीक्लेम्पशिया, शी कैन नॉट गो होम, ठीक है। ठीक। और रोजाना जब इसको देखोगी तो क्या चीजें मॉनिटर करनी है, फिटल मॉनिटरिंग भी बता दो, फिटल और मैटरनल मॉनिटरिंग भी बता दो। इसकी डेली उसकी वाइटल मॉनिटरिंग होगी, नहीं ब्लड प्रेशर उसकी 6 आवर्ली हिस्ट्री से स्टार्ट करो, हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करना, ठीक है। उसके सबसे पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्लेम्पशिया और फिटल मूवमेंट्स, और उसके बाद फिर उसके एग्जामिनेशन पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिटल हार्ट साउंड्स, और फिर उसकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस। इससे डिवाइड कर दें अगर मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग में, तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? मैटरनल और फीटल, सही कह रही हैं आप। ये दो तरह से कर सकते हैं ना, कि अगर आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर लें या फीटल और मैटरनल कर लें, उसमें फिर दो तरह से मैटरनल पॉइंट्स के लिए पूछ लो, मैटरनल फीटल, हेडेक है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, कोई नॉज़िया वोमिटिंग वगैरह तो नहीं है, मूवमेंट्स बच्चे के लिए पूछ लो कि मूवमेंट्स ठीक हैं, चार्ट अगर मिला हुआ है तो कितनी मूवमेंट्स है देख ली। अब एग्जामिनेशन पे आ जाओ, एग्जामिनेशन पे आपने उसका बीपी चेक कर लिया, रिफ्लेक्सेस चेक कर लिए, ठीक है, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लिया। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, वो बताओ क्या? एडीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडल हाइट, वो एक रोजाना तो चेंज नहीं हो रही ना, वो तो रोजाना चेंज तो नहीं हो रही ना, एक दफा 28 आ गई, फीटल हार्ट साउंड्स, अमाउंट ऑफ लाइकर, नहीं, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, ठीक है, 80% ये सेंसिटिव टूल है फॉर सेवियर प्रीक्लेम्पशिया और हेल्प। और ये पेशेंट में हेल्प के लिए आपने कुछ और भी देखना था और बताना था, जैसे रैश पेटी किया है, ठीक है, अगर ये सेवियर प्रीक्लेम्पशिया तो इट कैन बी हेल्प ना जी। चलो, बाकी अगर एवरीथिंग गोज नॉर्मल, फिर आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हो, आप इसको इलेक्टिव सेक्शन कर सकते हो। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा है 3rd और 5th डे पे क्यों बीपी ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि जो बैक फ्लो जाता है ना प्लेसेंटा आउट करने के बाद, सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना डाइल्यूशन फैक्टर्स की, तो हार्ट पे ओवरलोड ज़्यादा हो रहा होता है ना। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है पर्फ्यूरियम में होती है ना, ओवरलोड वाली, ठीक है। तो दैट इज द पॉसिबल रीजन के डे 3 और डे 5 पे मैक्सिमम फ्लोट शिफ्ट नोटिस होती है। दैट्स व्हाई हमने बीपी 3rd और 5th डे पे जरूर देखना होता है। ये पॉसिबल एक लॉजिक है, ठीक है, जो कि मुझे डॉक्टर हिरा इन्होंने 3 to 5 डेज के दरमियान कहा कि सिर्फ वंस, एटलीस्ट वंस बिटवीन 3 to 5 डेज, लेकिन हम तो अगर प्रीक्लेम्पशिया में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम तो उसको डेली या बीडी में मॉनिटर करते हैं जब तक वो एडमिट है ना, और शी हैज प्रीक्लेम्पशिया, तुम आप कह दो मैंने 4 टाइम्स चेक करना है, जब तक वो एडमिट है, ठीक है। बाकी वो एग्जामिनर को याद ही नहीं होता कि इसको कब करना है, ये बातें थ्योरी के लिए बेहतर थी, ठीक है। बाकी 6 वीक्स को बुला के एक दफा लेबल कर दिया, फिर रेफर कर दिया, तो फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के बता दिया, कॉन्ट्रासेप्शन का बता दिया, एंड पेशेंट। डॉक्टर हिरा मुझे ना इसका मोड ऑफ डिलीवरी का एक दफा कंफर्म कर दें, क्योंकि देखें अगर एग्जाम में कहते हैं कि हमने आइडियल कंडीशंस का बताना होता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको इंडक्शन ऑफ लेबर सोचा था। अब अगर 6 to 7 पे, वैसे हम लोग तो इस तरह नहीं जाते, इलेक्टिव सेक्शन पे तो कभी भी नहीं जाते 6 to 7 पे।
नहीं, एग्जाम कंसिडरिंग एग्जाम आइडियल सिचुएशन है, आपको आइडियल ट्रीटमेंट आनी चाहिए, बट एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता आइडियली बताओ। एग्जामिनर कहता है अगर आप जहाँ काम करती हैं वहाँ क्या करती हो आप, एक आप बता दो, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम ये करते हैं। होएवर आइडियली मैनेजमेंट प्लान ये है, अगर एग्जामिनर पूछे आइडियली तो कैन टेल, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एग्जामिनर जब आपको फेस कर चुका है ना पिछले 30-40 मिनट्स में, उसको समझ आ चुकी है कि ये बच्ची अच्छी है, वो इन छोटी बातों में प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आपने जस्टिफिकेशन दे दी है इलेक्टिव सेक्शन की या नॉर्मल ट्रायल की तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम फेस आनी है तो आप डिलीवरी तक पहुंचोगे ही नहीं, एग्जामिनर तो लेके नहीं जाता आगे, ये आपको भी पता है ना। ये सारे माइनर बातें हैं, आइडियल पे पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। बाकी रिस्क फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स प्राइमरी ग्रेविडा, प्रीक्लेम्शिया, आईयूजीआर के हैं, ये बीएमआई ज़्यादा होना 35, अच्छा हिस्ट्री भी, ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ऑनसेट पता करना है, प्रायर टू कंसेप्शन हो रहा है या ड्यूरिंग कंसेप्शन होना है। हेडेक यूजुअली फ्रंटल होता है इन पेशेंट में, ये एग्जामिनर पूछ लेते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन का पूछ लेते हैं, वोमिटिंग, डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, ये हैं फीचर्स। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन के लिए ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के लिए आपने पूछना है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, कब कितनी दफ़ा जा रही है वाशरूम। अगर जो है कोई एपीएच के लिए जिन्होंने पूछा, अब्रप्शन के लिए पूछे, कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन की हो सकती हैं, एडिमा ज़्यादा हो गया है सिवियर, ठीक है। आप डेली वेट भी कर सकते हो, जब मैंने आपसे पूछा था ना डेली मॉनिटरिंग में क्या करना है, आप वेट भी कर सकते हो। एडिमा की वजह से 2 कंसेक्टिव डेज में वेट डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। बाकी ब्रेथलेसनेस का पूछ लें, ठीक है, रीनल डिजीज़ का पूछ लें, ऑटोइम्यून डिजीज़ का पूछ लें, उन्होंने पूछा था, ठीक है। और ये सारी बातें ये पूछ चुकी हैं, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूँ, ठीक है। टाइम हिस्ट्री पूछ ली। अच्छा, जो जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखना है स्पेसिफिक टू हाइपरटेंशन, वो आपने देखना है एडिमा के लिए, स्पेसिफिकली आईलिड्स और फेस पे देखना है, ठीक है। और फिर रैश पेटिकिया हेल्थ के लिए देखनी है, ठीक हो गया। चेस्ट ट्रांसकल्टेशन करनी है एडिमा के लिए, क्योंकि ये अगेन प्रीक्लेम्शिया के साथ है, ठीक है। जेवीपी जरूर देखनी है, रेडियो फेमरल डिले, रिफ्लेक्सेस जरूर देखने हैं। अब रिफ्लेक्सेस देखने हैं, क्लोनस देखना है, ये आपकी मर्जी है, बट क्लोनस ज़्यादा अच्छा होता है करना, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बट अगर आपकी रूटीन रिफ्लेक्सेस चेक करने की है तो आप कर सकते हो, एग्जामिनर माइंड नहीं करते। एग्जामिनर माइंड ये करते हैं कि अगर बीपी नॉर्मल है तो फिर रिफ्लेक्सेस चेक क्यों किए, अक्सर पूछ लेते हैं, मुझसे भी पूछा था। तो देखिए, अगर बीपी 120/80 भी है तो रिफ्लेक्सेस फिर भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उनकी पैथोलॉजी डिफरेंट है ना, सेरेब्रल एडिमा के साथ रिलेशनशिप है इसका, ये बात पता है आपको? जी ठीक है। बाकी रीनल ब्रूई चेक करनी है आपने। बाकी ये चीजें हम कर चुके हैं सारी डिटेल में। इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर हिरा प्लीज ये रिफ्लेक्सेस की पैथोलॉजी बता दें जो आप बता रहे हैं, सेरेब्रल एडिमा वाली जो बात, ये जो प्रीक्लेम्शिया है ना, वो एंडोथेलियल डैमेज करता है ना। एंडोथेलियल डैमेज से क्या हो जाता है, ब्रेन में सेरेब्रल एडिमा हो जाता है। सेरेब्रल एडिमा हो जाता है तो क्रेनियल नर्व्स इरिटेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, और एट दैट टाइम बीपी कैन बी नॉर्मल, कैन बी हाई, ठीक हो गया। ठीक, अगर पेशेंट को सेवियर प्रीक्लेम्शिया है तो आप एंटी हाइपरटेंसिव देके सिर्फ सीवी अवॉइड कर सकते हो, क्लेम्शिया अवॉइड नहीं कर सकते, या प्रीक्लेम्शिया अवॉइड नहीं कर सकते। भी फिट पड़ता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे वार्ड में 120/80 पे फिट पड़ा है पेशेंट को। हाँ एग्जैक्टली, तो एग्जामिनर पूछ लेते हैं बीपी चूंकि इसका 130/80 है तो आपने रिफ्लेक्सेस चेक क्यों किए हैं, तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने, क्रेटिन क्लियरेंस नहीं करवाई, सिर्फ इसके जो है क्रेटिनिन यूरिया करवा लें। लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर आपको चॉइस दी जाए कौन सा करवाना है तो ALT स्पेसिफिक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू AST, बिलीरुबिन करा लें क्योंकि जो है हेल्प के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा CBC हो गया, कोएगुलेशन प्रोफाइल तब करवानी है जब प्लेटलेट कम हो, अदरवाइज नहीं करवानी। और प्लेटलेट के लिए रेंज 100 नहीं है बल्कि 150 है, ठीक है। 150। बाकी जो है 24 आवर यूरिन करवाना है या ACR करवाना है, रेशियो करवानी है, तो इट्स अप टू यू एज पर यूर लोकल प्रोटोकॉल। फंडोस्कोपी करानी है, अगर आपको ऑनसेट मोर देन 5 ईयर मिलता है तो करा सकते हैं,
अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा किसी भी किस्म का तो तब भी करा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें चेंजिंग प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी की पता होनी चाहिए। ड्राई रेटिनोपैथी होती है, जबकि डायबिटीज में जो होती है वो वेट रेटिनोपैथी होती है। 32 वीक के बाद ये पेशेंट आ गई है, अब आपके पास एडमिट है तो आपने डेली CTG ट्वाइस डेली करवा लें, और बाकी जो एल्गोरिथम है ट्वाइस वीकली डोपलर और वो जो हमने डेली मॉनिटरिंग की बातें की वो करवा लें। इफ एवरीथिंग गोज नॉर्मल डिलीवर कर दिया, वो भी डिस्कस हो गया। डिफरेंशियल्स आपको आने चाहिए। डिफरेंशियल्स में आपके पास दो चीज़ें हैं, हाइपरटेंशन के डिफरेंशियल्स और IUGR के डिफरेंशियल्स। हाइपरटेंशन में तो एसेंशियल 90% तक होते हैं, बाकी कोऑक्टेशन, फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल आर्टरी, कोन्स, APLS, थायराइड, इवन डायबिटीज, ये चीज़ें आ सकती हैं। जो IUGR की DD है उसमें वही बैड ऑक्स हिस्ट्री का निमोनिक लगा दें, दैट कैटो ट्रिपल F, मतलब D से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, A से APLS, T से थायराइड, C से कार्डियक, A से एनीमिया, ठीक है, T से थैलेसीमिया, U से यूट्राइन फैक्टर्स। ये तब करवाते हैं जब मिसकैरेजेस रिकरेंट हो, अदरवाइज ये मत पूछें। बाकी एक F से फैमिली हिस्ट्री या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स कंसेग्नेटिव पूछ लें, दूसरे में फीटल इन्फेक्शन पूछ लें और तीसरे में F से फादर हाइट पूछ लें। तो ये आपका ग्रेड कंप्लीट हो गया। डॉक्टर तहरीम, आपने ना मुझे IUGR और हाइपरटेंशन की टेम्पलेट भी भेजनी है, मैं इसको ठीक कर दूंगी तो मैं आपको अपनी शेयर कर दूंगी, ये केस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी ये सिनेरियो एक और भी है, ये मैं भेज दूंगी, ये पढ़ लीजिएगा। ये मैंने नेल्सन से हाइपरटेंशन के डिफरेंशियल्स निकाले हुए हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नेल्सन देख लेना, ये ज़रूरी है डिफरेंशियल्स पूछना, पूछ लेते हैं, आने चाहिए। पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस भी ये बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह फिर दे दूंगी मैं आपको, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये पोंड्रल इंडेक्स है, एग्जामिनर पूछते हैं ये व्हाट इज पोंड्रल इंडेक्स, मेरा भी क्वेश्चन था, मुझे इसलिए याद है। इसका फ़ायदा क्या होता है, सिमेट्रिकल में कैसे होगा, एसिमेट्रिकल में कैसे होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। मेरा बेटा अभी काफ़ी इरिटेबल है, ठीक है, और वो है आई थिंक 2 घंटे हो गए हैं, इससे ज़्यादा दिमाग बंद हो जाता है कुछ और नया गेन करने के लिए, है ना। 1.5 आवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास केसेस थे ना, उनका लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को, वो सारे केसेस सुनने के लिए, नोट करने के लिए अपनी जो है वो मैं आपको हफ्ता दे दूंगी, ठीक है। अबाउट कोई होंगे 50-60 केसेस, हफ्ते में हो जाएंगे। डॉक्टर हीरा, आप इस तरह करें ना कि कुछ केसेस जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं वो वाले अभी सेंड कर दें, साथ साथ मैंने सब के सब ना टेलीग्राम पे डाल दिए, ठीक है। आप सिर्फ लिंक ज्वाइन करोगे, सारे केसेस डेट वाइज और अरेंज करके मैंने डाल दिया, लाइब्रेरी बना दी है। एक हफ्ते में रोजाना 2-3 केसेस सुनो, उनको लिखो, अब्सॉर्ब करो, तो ये नेक्स्ट है, क्योंकि जो वाइवा भी उनके साथ है केसेस में। एग्जैक्टली, वो कैंडिडेट खुद बता रहे हैं कि हमसे ये पूछा था और ये जवाब था, हमें ये मुश्किल हुई। अभी तो मैं पास केसेस बता रही हूँ, मेरे पास फेल केसेस के भी हैं, ठीक है। तो ये पूरे हफ्ते की एक्टिविटी है ये वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा होमवर्क चेक करना है, केसेस लिखे होने चाहिए सारे, ठीक है, ठीक हो गया। बाकी हाइपरटेंशन पे एक और केस कर लेंगे, ये मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा, ये सिर्फ IUGR के साथ था, ठीक है। ये सिर्फ IUGR का, हाँ जी। हाइपरटेंशन पे बल्कि सारी चीजों पे होना चाहिए, PIH पे, प्री क्लैम्पशिया पे, क्रोनिक हाइपरटेंशन पे सेपरेट होने चाहिए सब। ये एज ए जॉन्डिस भी आ जाता है, हेल्प ना, हाँ जी, ठीक है जी मैम। मैम ये होना चाहिए क्योंकि और मिक्स जो है कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी कि मतलब लाइक जैसे मेरा केस था, उसमें अनीमिक पेशेंट थी, IUGR और अनीमिक पेशेंट थी, आप ये काम IUGR करें, ये सारे सिनेरियोज लिखें और मुझे भेज दें, फिर मैं इनकी मैनेजमेंट जो है 10-10 मिनट की हम डिस्कस करते रहेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है। आप कैसे स्क्रीनशॉट भेजें, क्या भेजें, कैसे? नहीं, आपने ये जो आपके अपने पर्सनल केसेस है ना, बस ये मुझे टेलीग्राम पे भेजें, टैग करें, मैं वहीं से फिर उसी वक्त ही आंसर हो जाएगा, वो तो फिर चलता रहेगा, ठीक हो गया। ओके,